हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले हमने बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेजेस के सभी पीवाईक्यूज किए एंड उसका एक वन शॉट रिवीजन किया एनसीईआरटी से। सेम वही चीज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी पूरा अच्छी तरह से पक्के से रिवाइज हो जाएगा एंड नीट में जो भी थोड़ी बहुत गलतियां आप मॉक टेस्ट में अगर कर रहे हैं तो वो आगे नहीं करेंगे और नीट का एग्जाम भी आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। इस चैप्टर में एक छोटा सा चेंज जो आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी में हुआ है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है जो रिड्यूस सिलेबस जिसमें नहीं था, वो वाला एडिशन अगर आपके पास है तो उस वाले एडिशन में ना टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक्स स्ट्रैटेजीज चैप्टर में दिए थे। बट जो न्यू एनसीईआरटी है, रिड्यूस सिलेबस वाली एनसीईआरटी है, वहां पर आपको पता है स्ट्रैटेजीज चैप्टर डिलीट हो गया। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो टिश्यू कल्चर का टॉपिक और एक इसके जस्ट नीचे पैराग्राफ है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये टॉपिक्स इस चैप्टर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो अगर कोई बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहा है तो प्लीज इन दोनों टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2024 में भी इन टॉपिक्स से स्पेशली क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 2025 में भी हम मान के चलें कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, बहुत लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल चैप्टर है। यू नो, सबसे पहले इस चैप्टर में आई कि आपको 3 तरह की एप्लीकेशंस बायोटेक की पढ़नी होती है, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एंड लास्ट में छोटा सा टॉपिक है बायो पायरेसी, एथिकल इश्यूज जो होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। देखते हैं 2024 में क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। उससे भी पहले एक चीज और देखना, एक मिनट रुकना जरा। उससे भी पहले एक चीज और देखना बच्चों कि जस्ट अ मिनट, आई हैव टू ओपन द फाइल। कि अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्ट देखें ना बच्चों इसका, तो यहाँ आपको ना 3 पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि इन पे कोई मेजर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते हैं, बट स्टिल वी नेवर नो कि एनसीईआरटी से क्या पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर एक जो लाइन लिखी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दीज आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि आजकल नीट में स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पर ध्यान देना है। तो ये कह रहा है कि बायोटेक में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटेक का हमेशा ये पर्पस रहता है कि वो और अच्छे ऑर्गेनिजम्स को या अच्छी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को इवॉल्व मतलब बना सके, क्रिएट कर सके। ठीक है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। भाई आपने जीन को ट्रांसफर तो कर लिया, बट वो जीन उस सेल में खुद को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, वो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके भी जो बेस्ट मेथड्स हैं उस पर भी रिसर्च हमेशा कैरी ऑन रहती है। एंड लास्ट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आपको ध्यान होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि बायोरिएक्टर से लार्ज स्केल कल्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। यानी प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे प्योरीफाई किया जाए, कैसे उसमें प्रिजर्वेटिव को ऐड करें, क्लिनिकल ट्रायल्स करें। तो इसके लिए ना हमें कई सारे मेथड्स की नीड होती है। तो उन सारे मेथड्स पे भी लगातार रिसर्च चलती रहती है, जिससे कि बायोटेक में लगातार नए इनोवेशंस हों। ठीक है, तो बाई चांस अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम इसकी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पर। तो स्टार्टिंग में ही इसमें 3 तरह के एग्रीकल्चरल मेथड्स आपको बताए हैं। एक होता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ लिख लो। जितने भी एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, इवन जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, लेबोरेटरी में बने केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। बट ऑब्वियस जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति वगैरह, वो इसी की वजह से हुई थी। इसी वजह से इंडिया में चीज़ों का प्रोडक्शन इतना बढ़ा। बट विद द टाइम इतने सालों में हमें ये भी समझ में आ गया कि यार इन चीज़ों के ओवर यूज़ की वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होने की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन जो केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बर्ड्स पर, एनिमल्स पर, इवन ह्यूमंस पर भी देखे जा रहे हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट 2 मेथड्स डेवलप हुए, जिसमें से एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सबको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कोई भी केमिकल यूज नहीं करना। अगर आपको किसी पेस्ट को कंट्रोल करना है तो कोई बायो कंट्रोल एजेंट यूज करो। अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो बायो फर्टिलाइजर्स उसमें डालो। साइनोबैक्टीरिया है, माइकोराइजा है ना, इस तरह की चीज़ें, यानी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, एक तरह से जो पुराने ज़माने में किसान करते थे उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है वो हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन उतना अभी तक नहीं कर पाए हैं हम कि सबकी नीड को वो फुलफिल कर सके। तो जो थर्ड मेथड है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, सिंपली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, है ना, जिसमें हमने क्या किया, क्रॉप्स के अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए जिनसे उन क्रॉप का यील्ड
बढ़ जाए, या क्रॉप में किसी डिजीज का रेजिस्टेंस आ जाए, या क्रॉप में किसी एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस आ जाए, तो सीधा आपने क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई अगर कर दिया है, बट ऑब्वियस आपने सीड लेवल पे काम किया होगा, जो उस क्रॉप के सीड का एम्ब्रियो होगा उसमें आपने कोई जीन इंसर्ट किया होगा, और जब वो एम्ब्रियो मल्टीप्लाई करके नया प्लांट बनाएगा तो उसके हर सेल में वो जीन होगा, वो जीन अपना प्रोडक्ट बना रहा होगा और उस प्रोडक्ट का इफेक्ट आपको उस क्रॉप पे मिलेगा। तो इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, किसी पर भी किसी के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में छोटा सा पैराग्राफ है, हालांकि इस पर अब क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि स्ट्रैटेजीज चैप्टर में आपसे ये डिस्कस किया जाता था, वो चैप्टर हट गया है। ओके, ये है टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको मैं अभी आगे क्वेश्चन के साथ ही बता दूं, ज़्यादा अच्छा है, 2024 के क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं तो वहीं पर मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगी। तो देखो 2024 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक बार मैं पहले सोच रही हूँ कि अगर टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन मुझे दिख जाए तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ये रहा, ये देखो 2024 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट। अगर आप प्लांट की किसी एक सेल से पूरा प्लांट जनरेट कर रहे हैं, उस प्लांट की सेल में ये कैपेसिटी है, तो आप सबको पता है इट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स में, किसी भी स्पीशीज में अगर किसी सेल के पास पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी है तो टोटी यानी होल, पोटेंसी यानी कैपेसिटी, तो इसको आप कहते हैं टोटीपोटेंसी। ज़्यादातर प्लांट्स में जो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हो कि प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बना लेते हो, उसको वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो प्लांट्स में जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें टोटीपोटेंसी होती है। तो जो पूरा टिश्यू कल्चर टेक्निक है ना बच्चों, वो इसी टोटीपोटेंसी पर डिपेंड है कि आपने किसी भी एक प्लांट में से उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाला, उसको एक कल्चर मीडियम में डाला, बिल्कुल स्टेराइल कंडीशंस होनी चाहिए, और जब आपने उसको कल्चर मीडियम में डाला तो वो मेरिस्टम डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल्स बनाएगा, उसको आप कहेंगे कैलस। फिर वो जो कैलस है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, है ना। टिश्यू कल्चर का मेथड मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि उसमें करते क्या है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया है। तो वो जो मास ऑफ सेल्स है जिसको आप कैलस कह रहे हैं, उसको हम एक रॉड से एगिटेट करेंगे तो उस कैलस के बहुत सारे पीसेज हो जाएंगे। अब जितने भी पीसेज हैं उन हर पीस को अलग अलग कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दो, एक पीस को वहीं छोड़ दो, वो दोबारा कैलस बना लेगा। और जितने भी बीकर्स में आपने कल्चर मीडियम में उन पीसेस को शिफ्ट किया है, उनमें आप ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऐड कर दो। इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट होने लग जाएगा, उस पीस से रूट एंड शूट निकलने लगेगा, तो एक छोटा सा नन्हा पौधा बन जाएगा, दैट इज प्लांटलेट। अब उन पौधों को, वो जो इतने सारे पौधे आपने अलग अलग कल्चर मीडियम में डाले हैं, जितना मन चाहे आपका, जब तक वो कैलस डिवाइड कर रहा है आप उसके पीसेस करते रहो और उनको बीकर्स में शिफ्ट करते रहो। तो 1000 मिलियन जितने नंबर में आपको उस एक प्लांट के क्लोन्स बनाने हैं, यू कैन, है ना। अब वो जितने सारे प्लांटलेट हैं, पूरी ग्रोथ तो बीकर में करेगा नहीं, अब उनको फार्म में शिफ्ट कर दिया जाता है, पहले आइडियल कंडीशंस में और फिर नॉर्मल कंडीशंस में। तो इस तरह आप एक ही प्लांट के थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस जितने चाहें क्लोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। इसीलिए टिश्यू कल्चर को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन, कि आपने एक छोटे से पीस से प्रोपेगेट कर लिया बहुत सारे प्लांट्स को। सिंपल, ठीक है। और यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप क्या करते हैं, सोमा क्लोन्स एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को मिक्स कर देते हैं। बहुत मिलते जुलते नाम है बट दोनों अलग अलग हैं बच्चों। सोमा क्लोन्स का मतलब है सोमैटिक सेल से बने क्लोन्स, क्योंकि आपने टिश्यू कल्चर में क्या किया, मैरिस्टम को यूज़ किया, तो मैरिस्टम तो सोमैटिक सेल्स हैं, उसी से क्लोन्स बना लिए। तो टिश्यू कल्चर से जो बनेंगे वो तो होंगे सोमा क्लोन्स। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, वो बिल्कुल अलग टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम दो अलग तरह की सेल्स लेते हैं बच्चों, अलग अलग स्पीशीज़ की। इवन एक पोटैटो की मेरिस्टेमेटिक सेल ले ली आपने और एक टमाटो की मेरिस्टेमेटिक सेल ले ली। सेल ले लो, टिश्यू ले लो, वैसे सेल से करते हैं जनरली, ठीक है। और ये जो सेल है, इस सेल में से सेल वॉल को हटा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं सेल वॉल को। तो क्या मैं इसको अब प्रोटोप्लास्ट कह सकती हूँ। तो आपने दो अलग अलग स्पीशीज़ का प्रोटोप्लास्ट ले लिया और फिर इनको बीकर में डाला, वही कल्चर मीडियम वगैरह होगा, और फिर कुछ एप्रोप्रिएट कंडीशंस दी जाती हैं, तो वोल्टेज दिया जाता है या कुछ केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं, PEG वगैरह, जिसके हेल्प से ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ करती हैं। सोचो, दो सोमैटिक सेल भला क्यों फ्यूज़ करने लगी। फ्यूज़न की टेंडेंसी तो स्पर्म और एग की होती है, पॉलन्स में जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट उनकी होती है, बट यहाँ आप दो सोमैटिक सेल्स को फ्यूज़ करवा रहे हो, तो ये दोनों फ्यूज़ करके क्या होता है, एक सिंगल सेल बना लेती हैं बच्चों। और ये सिंगल सेल को नाम दिया गया पोमैटो।
अब ये जो सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल को हम वही सेम टिश्यू कल्चर की तरह ग्रो करवाते हैं। इसको आप कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दो, फिर उसको कैलस बनाने दो, फिर आप उसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन ऐड करो और उससे पूरा प्लांट बनने दो। तो जब ये प्लांट बना तो सरप्राइजिंगली साइंटिस्ट के लिए भी सरप्राइजिंग बात थी कि इस प्लांट ने पोटैटो एंड टमाटो दोनों दिया हमको, क्योंकि पोटैटो आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका मॉडिफिकेशन है, तो इसने अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो भी बनाया और ऊपर की तरफ जो फ्लावरिंग हुई उनसे टमाटोज भी बने। तो दैट्स वाई इस टेक्निक को नाम दिया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ध्यान रखना, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है। और जो प्रोडक्ट इसका है उसको आप क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड। तो सोमा क्लोन में क्या था, एक ही प्लांट के क्लोन्स थे, यहाँ पे आपने दो प्लांट्स का हाइब्रिड बनाया है, दैट्स वाई इट इज सोमैटिक हाइब्रिड। बट येस, पोमैटो अभी तक सक्सेसफुली कमर्शियलाइज नहीं हो पाया क्योंकि इसके बहुत सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो फुलफिल नहीं कर पाए। इस वजह से अभी तक ये रिसर्च में या लेबोरेटरी में लिखा है। अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैव ऑल द कॉम्बिनेशन फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो लेबोरेटरी में तो पोमैटो है बट उसे फार्मर्स तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो आप समझ गए दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे एक और फेमस क्वेश्चन आता है कि अगर है ना आप टिश्यू कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको दिया है। वैसे टिश्यू कल्चर को हम क्यों करेंगे बताओ। नॉर्मली अगर किसी प्लांट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको उसके और कोई प्लांट बहुत अच्छा है और आपको उसी के जैसे खूब सारे प्लांट्स और चाहिए, तो आप टिश्यू कल्चर कर लो। एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। दूसरी एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लांट है बट उस प्लांट को कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, और वो जो डिजीज प्लांट है बट ऑब्वियस वो कुछ दिनों में मरने वाला है। अब हम चाहते हैं यार उस प्लांट के जैसे हम खूब सारे नए प्लांट्स बना लें पहले, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस डिजीज प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स को निकालेंगे ना, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वो पैथोजन नहीं होता बच्चों। सपोज करो इस प्लांट को कोई वायरल इन्फेक्शन है, इट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, तो वायरस कभी भी मेरिस्टम्स में नहीं होते। मेरिस्टम इज फ्री ऑफ वायरस, चाहे टिप्स पर प्रेजेंट अपाइकल मेरिस्टम हो, चाहे वो जो एक्सिलरी बड्स बनाने वाला एक्सिलरी मेरिस्टम हो। लेटरल मेरिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम की बात कर रही हूँ। तो दोनों ही बर्ड्स, ध्यान है वो प्लांट ग्रोथ में हमने पढ़ा था अपाइकल बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स, वो लेटरल बर्ड्स एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो इनमें कभी भी मेरिस्टम नहीं रहता, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कभी भी वायरस नहीं रहता। तो अगर आप उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को निकाल लो और टिश्यू कल्चर कर लो तो यू कैन रिकवर हेल्दी प्लांट्स, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको हेल्दी प्लांट्स मिल जाएंगे और फिर आप उसकी मन चाहिए कॉपीज बना लो। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं टिश्यू कल्चर से, टोमेटो, बनाना, एप्पल, कोई भी प्लांट जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं उनको आजकल हाई स्केल उनका प्रोडक्शन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है, वहाँ मैं इस सेशन में ही आपको करवाते जाऊँगी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन वर्ड भी दिया है, बट माइक्रो प्रोपेगेशन आप कब कहेंगे, जब आप टिश्यू कल्चर टेक्निक से एक छोटे से पार्ट से बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं। जो सबसे मेन कंडीशन होती है बच्चों टिश्यू कल्चर में वो यही कि आपको एक तो स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है, स्टेराइल कंडीशंस होनी चाहिए। बीकर को इवन वो जो एक्स प्लांट, वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम यूज़ करते हैं उसको एक्स प्लांट बोलते हैं, उसको भी पहले स्टेराइल किया जाता है कि कहीं कोई अनडिजायर्ड बैक्टीरिया या वायरस नहीं हो उसके आसपास, है ना। बीकर को किया जाता है, लेबोरेटरी को किया जाता है, स्ट्रिक्ट स्टेराइल कंडीशंस में ही इस टेक्निक को करते हैं। और कल्चर मीडियम का जो कंपोजिशन है उसमें एक कार्बन सोर्स होना बहुत ज़रूरी है और जनरली वो रखा जाता है सुक्रोज। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो मिट्टी से मिलते हैं, नॉर्मली मिट्टी से मिलते हैं तो आपको कल्चर मीडियम में देने पड़ेंगे। विटामिन्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं एंड हार्मोन्स भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं, तब जाके आप इस मेथड को कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा सेम। देखो 2024 में मैंने कहा ना दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आया, इससे भी आया हुआ है। विच आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट। जब आप 2 अलग अलग वैरायटी यूज करोगे तो आप इन 4 में से क्या चीज यूज करते हो इस टेक्निक में, बताओ। कैलस यूज करते हो, सोमैटिक एम्ब्रियो यूज करते हो, पॉलन्स यूज करते हो या प्रोटोप्लास्ट यूज करते हो। तो सिंपली प्रोटोप्लास्ट। सेल यूज करते हो, सेल का सेल वॉल हटा देते हो, तो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आया बट एनटीए ने ये बताया कि भाई जो चेंजेस हम करते हैं एनसीईआरटी में वो आपको ध्यान रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करके आना है, ठीक है। चलिए अब वापस मैं उसी क्वेश्चन पर आ जाती हूँ जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, है ना। एक सेकंड रुकना ज़रा, इस क्वेश्चन को यहाँ ले लेते हैं। नाउ इट्स गुड।
ओके तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। देन इसी के बाद एक पार्ट और दिया है आपको, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, इन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं हमारे पास, उनमें हमने कौन कौन से जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं अब तक। तो वही सारे जो मैंने आपको अभी अभी बताए, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस हो जाए, ऐसे जीन्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। आप इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे क्रॉप खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप में जब हमने बीटी बैक्टीरिया का नाम है ना, बैसिलस thuringiensis, उस बैक्टीरिया से क्राइजीन को निकाला और प्लांट में ही डाल दिया, उसके एम्ब्रियो में ही डाल दिया। अब वो जब ग्रो करेगा तो पूरे प्लांट में वो जीन है, तो वो जीन क्या करेगा, प्रोटॉक्सिन बनाएगा, बीटी टॉक्सिन बनाएगा, बट वो टॉक्सिन अभी तक इनएक्टिवेटेड है। अगर कोई इंसेक्ट उस प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा, लीफ को, किसी भी चीज़ को जो भी खाता है, तो वो टॉक्सिन भी उस इंसेक्ट की गट में चला जाएगा और वहाँ जाके एक्टिवेट हो जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। तो नए इंसेक्ट्स अगली बार से वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, यूँ कह लो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन वहाँ कम हो जाएगी। तो आपने पेस्ट कंट्रोल कर लिया ना, जीन ट्रांसफ़र की मदद से आपने उस क्रॉप को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। तो बट ऑब्वियस आपको केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कने ही नहीं पड़ेंगे। तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। बीटी क्रॉप्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। देन कुछ ऐसे जीन्स डाल दो जिससे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस कम हो, ऐसे जीन्स डाल दो जिससे मिनरल यूजेज एफिशिएंसी बढ़ जाए प्लांट की, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस, दैट इज विटामिन ए एनरिच राइस। राइस में नॉर्मली विटामिन नहीं होते ज़्यादा, बट कुछ जगहों पर जहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पर उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि राइस कॉमन फूड है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है ना, तो उसी में ऐसे जीन डाल दिए गए जिससे वो विटामिन ए बना सके, ठीक है। हालांकि वो डायरेक्टली विटामिन ए बनाने वाला जीन नहीं था, विटामिन ए का एक कंपोनेंट होता है, उसको बनाने वाला जीन डालते हैं डेफोडिल प्लांट से निकालकर। बहुत सारी डिटेल है बट मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है वो। फिर बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन जब डाला राइस में तो बीटा कैरोटीन बना और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन गया। तो इसलिए वो ह्यूमंस जब इस राइस को कंज्यूम करेंगे तो उन्हें विटामिन ए भी मिल जाएगा, क्योंकि बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन आपने डाला है। तो राइस का कलर भी थोड़ा, कैरोटीन थोड़ा सा येलोइश कलर देता है ना, ऑरेंज येलो, तो राइस का कलर भी कैसा हो गया, गोल्डन राइस, ठीक है। बट गोल्डन राइस इज़ नॉट अवेलेबल। बहुत सारी कंट्रीज़ में एथिकल रीजंस की वजह से इसको बैन कर दिया गया है कि यार इस तरह तो आप है ना कुछ क्रॉप्स की इंपॉर्टेंस ही ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए अगर जो चीज़ें हमें इजीली मिल रही हैं दूसरी क्रॉप से, उनको हमें इस तरह छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों पर बैंड भी है, क्लियर। तो ये सारी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपसे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन डिस्कस किए, जिसमें पहला केस डिस्कस किया है बीटी जीन का, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे। देखो क्या क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट एसी। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इस टॉपिक को इन जनरल तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, जूम हो गया, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया बच्चों ये। इस टॉपिक को ना इन जनरल तो आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन पर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनकर आते हैं, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक चीज़ तो यहाँ पे बीटी की फुल फॉर्म सबको पता है, बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, टॉक्सिन बनाने वाला जीन, उसको कहते हैं क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी बैक्टीरिया, क्राइजीन। और उस क्राइजीन से जो टॉक्सिन बनता है उसका नाम है बीटी टॉक्सिन। बट ये टॉक्सिन की स्टेज में नहीं बनता, बल्कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बनता है, जिसको आप कहते हैं प्रोटॉक्सिन। और ये सिर्फ तब ही टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है जब ये गट ऑफ इंसेक्ट में होता है। अदरवाइज कोई भी प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट नहीं, कोई भी प्लांट, एनिमल उस प्लांट, मतलब उसको कोई भी एनिमल है ना उस प्लांट को खा ले, तो उसकी बॉडी में, या ह्यूमंस भी उसको कंज्यूम करें, तो हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन एक्टिवेटेड नहीं होगा। सिर्फ किस में एक्टिवेट होगा, इंसेक्ट्स में। और इंसेक्ट्स में भी सब में नहीं बच्चों, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स में जो उस प्लांट के लिए पेस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से स्पेसिफिक इंसेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू रिमेंबर, एक है लेपिडोप्टेरन्स, एक है कॉलियोप्टेरन्स और एक है डिप्टेरन। किसी को याद है? लिविंग वर्ल्ड में एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की टेबल है, उसमें डिप्टेरा लिखा हुआ आता है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है ना, मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर होता है डिप्टेरा। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि डिप्टेराज में फ्लाइज आती हैं, और मक्खी के साथ मच्छर हम कॉमनली बोलते हैं, तो फ्लाइज के साथ मॉस्किटोज आ गया। तो ये तो तुम वैसे ही याद कर लोगे।
कॉलियोप्टेरन्स में बस बीटल्स है, ABCD में BC साथ में याद रख लो, तो कॉलियोप्टेरन्स में सिर्फ बीटल्स आते हैं। बाकी जितने भी वॉर्म्स अगर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ जाए तो बाकी सारे वॉर्म्स लेपिडोप्टेरन्स में बचे, जैसे कि टोबैको बर्ड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है, इनफैक्ट कॉर्न बोरर भी होता है एक, और भी कई सारे जो भी वॉर्म्स है ना, कॉटन बॉल वर्म भी इसी में आएगा। ये 4-5 जो वॉर्म्स हैं बच्चों, ये सब किस में कैटेगराइज किए गए हैं, लेपिडोप्टेरन्स में। ठीक है, तो ये बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज जो छोटे छोटे साइज वाले मक्खी मच्छर टाइप के हैं वो अलग है, और ये वाले जो वॉर्म्स हैं उनको अलग कर दो। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो मैकेनिज्म है, तो तुमको पता है, इस पे भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों है कि ये इंसेक्ट की गट में जाकर ही एक्टिवेट होता है। उसका एक रीज़न तो अल्कलाइन पीएच है, बट उसके और भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि आप कहेंगे अल्कलाइन पीएच तो हमारी गट में भी होती है, एनसीईआरटी में दिए नहीं है, बट कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से ये प्रोटॉक्सिन सिर्फ इंसेक्ट्स की गट में ही एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, नॉर्मली ये जो टॉक्सिन है ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है बच्चों। ठीक है, बट जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये क्रिस्टल्स सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और सॉल्युबलाइज होकर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते ही ये क्या करते हैं, स्पेशली मिडगट, इंसेक्ट में होती है ना, कॉकरोच में आपने पढ़ा है फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, सभी इंसेक्ट्स में होती है। तो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स, भाई गट में जो वॉल होगी वो एपिथेलियम की तो बनी होगी, तो एपिथेलियल सेल्स पर जाकर ये टॉक्सिन्स चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद इन सेल्स का लाइसिस कर देते हैं, इनमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं, छेद हो जाते हैं इन सेल्स में, ये फूलने लगती हैं और ये लाइस कर जाती है। दैट कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, क्योंकि अगर इंसेक्ट के गट में इस तरह के परफोरेशंस हो जाएंगे, वो कुछ खा नहीं पाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड ये सब रिएक्शंस की वजह से इंसेक्ट विल डाई। ठीक है, ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने PYQ में बस जो क्वेश्चन है वो पढ़ा एंड दैट्स इट, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन ये वाला, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्रायोजीन है बच्चों, ये क्रायोजीन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ये जो क्रायोजीन है, इस क्रायोजीन की खासियत है क्या, कि बैक्टीरिया के अंदर है ना ये क्रायोजीन, तो ये जो क्रायोजीन है ना ये भी कई तरह के होते हैं, हर बैक्टीरिया में सेम तरह का क्रायोजीन नहीं है, मतलब वो एक सेम तरह की प्रोटीन नहीं बना रहा, जो टॉक्सिन है वो प्रोटीन ही तो है, जीन से बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है, तो वो सेम तरह की नहीं है, अलग अलग टाइप के जीन हैं और अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो प्रोटीन भी अलग अलग हुए। तो कुछ जीन्स के नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 3 नाम यहाँ पर हैं, एक तो क्राई फर्स्ट के हैं, 2 क्राई फर्स्ट के हैं आई थिंक, है ना, और 1 क्राई सेकंड का है। अब इसमें हम कैसे याद रखोगे, जो क्राई फर्स्ट है ना उसमें तो AB एंड AC है, ए तो तीनों में लगा दो। ठीक है, अब फर्स्ट में B एंड C है, सेकंड में सिर्फ B है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना सबसे पहला वाला क्राई फर्स्ट AB, इसको तो कर दो तुम कॉर्न बोरर के लिए, भाई मैंने अल्फाबेटिकली फॉलो किया है, तो पहले फर्स्ट लिख लिया, फिर सेकंड लिख लिया, A सब में आ गया, BC और ये B अलग हो गया, तो सबसे पहला वाला कॉर्न बोरर के लिए कर दो, और इन दोनों को जो बचा जिसका डायग्राम दिया है कॉटन बॉलवर्म उसके लिए कर दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डन, तो ये आपको, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन मतलब सॉरी, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, क्योंकि हर क्रॉप के अकॉर्डिंग उसका पेस्ट है और हर पेस्ट के अकॉर्डिंग जीन अलग अलग है, उसका टॉक्सिन सिर्फ उसी स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करेगा। अगर आपने ये वाला टॉक्सिन जीन डाल दिया मान लो कॉर्न प्लांट में, तो ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिखाया है, इसमें पूरी क्रॉप को खा लिया है, क्या हो रहा है ये, इसमें पूरी क्रॉप कॉटन बॉल को खा लिया है इंसेक्ट ने, जबकि यहाँ पर कॉटन बॉल एज इट इज है। ठीक है, किसी भी चीज पे क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन क्या है देखें, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट AC। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि बीटी टॉक्सिन आर कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट AC, तो ये हमको थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है कि यार इन्होंने सिर्फ क्राई फर्स्ट AC ही क्यों लिख दिया, क्राई जीन भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बट गलत तो नहीं है ना, क्राई फर्स्ट AC भी बीटी टॉक्सिन तो बनाता ही है, तो मैं इसको सही में रखूंगी। दूसरा है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, yes. However, after ingestion by the insects, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH of the insect gut। इतने पेशेंस के साथ आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। कई बच्चों को मैंने देखा है
पढ़ते जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन रहे हैं, दिमाग अगले क्वेश्चन पर है कि यार आगे का पेपर ना छूट जाए। जब आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तो इसी पे फोकस करो ना। तो इतना पढ़ते हुए हाँ यार सब कुछ सही है और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, घर आके देखते हैं अरे यार हम लास्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, अल्कलाइन पीएच तो लिखा ही नहीं था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, यानी यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ट्रू है, सेकेंड जो है वो फॉल्स है, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, आप समझ गए इसको मैंने सही क्यों माना। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट एसी, कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट एसी, गलत नहीं है क्राई फर्स्ट एसी भी, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट एसी, है ना। हालांकि आई एग्री कि इनको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ये भी मीन कर रहा है कि सारे जो बीटी टॉक्सिन्स हैं उनको क्राई फर्स्ट एसी ही बनाता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इनको लिखना चाहिए था क्राई जीन, बट वो कभी कभार एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाने के चक्कर में इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, अच्छा ट्रांसपोजोन्स पर आया है 2022, 2024 के तीनों क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक से, आगे और आ जाएंगे अभी। अब ट्रांसपोजोन्स पे क्वेश्चन आ गया। हालांकि अब जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है, वो है आरएनए इंटरफेरेंस मेथड, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना। इसको आरएनए इंटरफेरेंस को स्मॉल आई से लिखते हैं, या इसको आरएनए साइलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में एक्चुअली में आरएनए की साइलेंसिंग की जाती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप मेरा इसी चैनल पर जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की प्लेलिस्ट है वहाँ पर सभी चैप्टर्स के लेक्चर अवेलेबल है। बट जो जो टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन है ना बच्चों, आप प्लीज़ उन टॉपिक्स को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको इस मेथड के बारे में बताया है कि नॉर्मली इट इज़ अ नॉवल स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। एक्चुअली आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक नेचुरल मेथड है। नेचर ने कुछ यूकैरियोट्स को, यूकैरियोटिक सेल्स को ये मैकेनिज्म दिया है कि जब कोई पैथोजन उन पर अटैक करेगा तो वो सेल्स कुछ ऐसा बनाएंगी जिससे उस पैथोजन के आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी। और अगर पैथोजन का आरएनए ही काम नहीं कर रहा सोचो, तो पैथोजन अपने लिए ज़रूरी प्रोटीन नहीं बना पाएगा एंड पैथोजन अपने आप ही मर जाएगा। तो ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो नेचुरल डिफेंस है, कभी भी अगर वो पैथोजन उन पर अटैक करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा पैथोजन। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है, सपोज दिस इज यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज पैथोजन। पैथोजन भी यहाँ पे मैं कोई बैक्टीरिया की बात नहीं कर रही, यहाँ पे जनरली पैथोजन भी यूकैरियोटिक ही होते हैं, कोई भी वॉर्म वगैरह हो सकता है, नेमेटोड हो सकता है। तो जब ये अटैक करता है ना इस सेल पर, तो ये सेल कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट पैथोजन में जाकर पैथोजन के आरएनए की साइलेंसिंग कर देता है। पैथोजन में भी सेल होगी, न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से उनकी ज़रूरत की प्रोटीन्स बनेंगी। तो अगर इस होस्ट सेल ने, ये पैथोजन है, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल ने कोई ऐसी चीज़ बनाकर भेज दी जो पैथोजन की सेल में जाकर उसके आरएनए की साइलेंसिंग कर दे, तो पैथोजन के ज़रूरत की प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी एंड पैथोजन अपने आप ही मर जाएगा। जब बायोटेक्नोलॉजिस्ट को इस टेक्निक के बारे में पता चला कि दिस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, यहाँ तो ऑल लिखा है बच्चों, इसका मतलब किसी ना किसी लेवल पर हर यूकैरियोटिक सेल के पास ये वाला डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, सो ये जो मेथड है, जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस मेथड को यूज किया एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट, जिसका नाम है मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। ये एक निमेटोड है बच्चों, निमेटोड याद है एस्केहालमिन थी जिसमें एस्कैरिस वगैरह आते हैं, ज़्यादातर वॉर्म्स ही होते हैं उसके ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। ये पैथोजन है और ये किस पर अटैक करता है, ये अटैक करता है टबैको प्लांट्स की रूट्स में, रूट्स को बिल्कुल ख़राब कर देता है और जो भी टबैको का प्रोडक्शन कर रहा है उनको बहुत लॉस हो जाता है अगर इस पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाए तो, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, अब या तो एक ही तरीका है कि इस पैथोजन को मारने वाले पेस्टिसाइड्स को वहाँ पे स्प्रे करो, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, बट बायोटेक तो क्या चाहती है कि हम उस प्लांट के अंदर ही ऐसा जीन डाल दें जो उस पैथोजन को किल कर दे। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि टबैको प्लांट में के सेल्स में एक ऐसा जीन डाला जो जीन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए, जो प्रोडक्ट, ये मान लो आप टबैको, ये टबैको की सेल मान लो, अब टबैको की सेल के पास बाई चांस ये जो पैथोजन है ना, कौन सा पैथोजन है, ये पैथोजन है एक निमेटोड, कौन सा निमेटोड, मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, MI लिख रही हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो ये जो टबैको है, अगर इसकी सेल के न्यूक्लियस में हमने एक ऐसा जीन डाल दिया,
ओरिजिनली नहीं है इसके पास इसके अगेंस्ट, और किसी के लिए होगा, बट इस पैथोजन से बचने के लिए नहीं है ये मेथड। तो अगर हमने एक ऐसा जीन डाल दिया कि इस जीन से एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, ये प्रोडक्ट जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, को पता है ये प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्ट भी खुद एक तरह का आरएनए ही होता है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पैथोजन में जाकर पैथोजन के आरएनए की साइलेंसिंग कर देता है। कितनी अजीब बात है, बहुत, इसीलिए कह रही हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है। मैंने बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ डिटेल में इसको समझाया हुआ है, आपको ज़्यादा समय नहीं निकालना पड़ेगा, आधा पौन घंटे का टाइम निकाल के अगर तुम बायोटेक का वो लेक्चर देख लोगे जिसमें मैंने ये मेथड एक्सप्लेन किया है, तो तुम्हारे इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि यहाँ पर आपको इन शॉर्ट में भी मैं सारी चीज़ें बता सकूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? प्रोडक्ट भी खुद एक आरएनए है। कैसा आरएनए है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो ये लिख रहा, इट प्रोड्यूस अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो आरएनए है, इसलिए लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लिख दिया अब इसको। ओके, तो ये जो आरएनए है ना, इस आरएनए को ये टबैको सेल खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। अगर करती होती तो ये निमेटोड इस पर इन्फेक्शन कर ही नहीं पाता। तो हमने कहीं से एक ऐसा जीन ढूंढा कि ये ऐसा जीन जो इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए जो पैथोजन के आरएनए की साइलेंसिंग कर सके। स्पेसिफिक होता है ये तो बहुत। तो वो जीन हमें कहाँ मिला? सबसे पहली बात तो दिस जीन, इसका सोर्स क्या है हमारे पास? इसका सोर्स है फ्रॉम एन, अब ये भी अगेन एक और दूसरा मैकेनिज्म है। इसका सोर्स था एक वायरल इन्फेक्शन। आप सोचो, कहेंगे मैम ये वायरल इन्फेक्शन कहाँ से आ गया? अगर हम टबैको में ये जीन डालना चाहते हैं बच्चों, तो हमें इन टबैको सेल्स के ऊपर एक रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन कराना पड़ता है। बट वो जो रेट्रोवायरस का आप इन्फेक्शन कराते हो, उस रेट्रोवायरस से सेल को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उस रेट्रोवायरस से जब आरएनए जाता है, तो आरएनए से जब डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, तो उसी में ये जीन छुपा हुआ होता है। तो लैप्टोवायरस होते हैं वो स्पेशल टाइप के, तो या तो उसका इन्फेक्शन कराना पड़ेगा तब ये जीन जाएगा, या फिर ट्रांसपोजोन्स भी इसका सोर्स है। जो ट्रांसपोजोन सीक्वेंस होती है हमारे डीएनए में, कई सारे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को बदलते रहें। ये इसके बारे में आपने जेनेटिक्स में कहीं पढ़ा नहीं, बट हमारे क्रोमोसोम्स पर बच्चों कुछ इस तरह के जीन्स होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। वो कभी किसी क्रोमोसोम पर, कभी किसी क्रोमोसोम पर आपको मिलेंगे अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे तो ऐसे जीन्स को बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजोन्स। उनके काम करने का तरीका नहीं बदलता, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इन ये ट्रांसपोजोन्स की जो सीक्वेंस है वो भी बाई चांस क्या करती है? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोड्यूस कर सकती है। ये कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है? जो हमें पैथोजन के आरएनए को साइलेंट करने के लिए चाहिए। समझ गए बात आप लोग? तो अगर हम इन दोनों तरह से टबैको की सेल में इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये जीन इस टबैको सेल में क्या करेगा? छोटा सा आरएनए बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, दैट इज सेंस और एंटीसेंस वाला आरएनए। इस आरएनए को siRNA भी कहते हैं। याद आ रहा है किसी को? जब मैं जेनेटिक्स का रिवीजन करा रही थी तो वहां हम SNRNA और siRNA में कंफ्यूज हो गए थे। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए था जिसने स्प्लाइसियोसोम को बनाया था स्प्लाइसिंग के लिए। ये है siRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। इसका नाम ही है, स्मॉल छोटा होता है, इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करता है आरएनए। ठीक है, तो ये सेल क्या करेगी बच्चों? ये सेल ना खूब सारे siRNA को बनाकर तैयार कर लेती है, ना केवल एक बल्कि कई सारे छोटे छोटे siRNA बनके तैयार हो गए। अब दिस सेल इज रेडी टू फाइट विद दिस पैथोजन। अब आपने तो टबैको की सेल में ये चेंज कर दिया, अब टबैको की प्लांट की हर सेल में ये जीन है और उनके हर सेल में siRNA बने हुए हैं। ठीक है, siRNA समझ गए आप? ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ही siRNA बोलते हैं। अब जैसे ही पैथोजन अटैक करेगा इस टबैको पर, तो पैथोजन क्या करेगा? ये पैथोजन भी ना सेल के साथ कनेक्शन बनाता है उस पर अटैक करने के लिए, और फिर सेल से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करता है। तो जब ये इसको खींचेगा तो क्या होगा? ये आरएनए भी चले जाएंगे और ये आरएनए पैथोजन की सेल्स में जाकर उनके एमआरएनए की साइलेंसिंग करेंगे। पैथोजन के एमआरएनए पर, मतलब उसमें भी एक मैकेनिज्म होता है कि ये पैथोजन में जाकर ना खुल जाते हैं, इनके जो दो स्ट्रैंड है वो खुल जाते हैं और एक स्ट्रैंड इनमें से जो है वो बाइंड हो जाता है पैथोजन के एमआरएनए के साथ। पैथोजन का एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है
उसके साथ ये दोनों स्ट्रैंड अंदर गए, अनजिपिंग हुई इनकी, फिर ये उसके साथ बाइंड हो गए, और अगर उसके साथ बाइंड हो गए तो वो ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाएगा, और अगर ट्रांसलेशन नहीं कर पाया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। या कुछ केस में ये उस mRNA की क्लीविंग कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अगेन प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो ऐसा करने से पैथोजन अपने ज़रूरत की प्रोटीन नहीं बना पाता, उसकी साइलेंसिंग हो गई RNA की, एंड पैथोजन मर जाता है एंड प्लांट इज सेफ। तो आपने बिना केमिकल्स को छिड़के सिर्फ एक जीन को ट्रांसफर करके टबैको में क्या किया, एक मैकेनिज्म दे दिया, डिफेंस मैकेनिज्म दे दिया, जिससे वो अब पैथोजन से खुद की रक्षा खुद ही कर लेगा। ठीक है, यही तो जेनेटिक इंजीनियर्स का कमाल है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है, बस अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हर जगह इसकी लैबोरेटरीज नहीं है, वरना आपको तो पता है ना बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि वो बायोटेक्नोलॉजी से BSc MSc कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस सब्जेक्ट को सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बना के पढ़ाया जाता है, ना अच्छी लैब्स होती हैं, ना कोई रिसर्च लैब्स हैं, तो बच्चे उस तरह से काम नहीं कर पाते। बायोटेक का कोर्स इज़ वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, अच्छी मेट्रो सिटीज़ वगैरह से करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से करो, तो शायद वहाँ पर अच्छी लैब्स हैं, तो आगे स्कोप है। पर इंडिया में थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में इसका स्कोप नहीं है, फिर या तो आगे टीचिंग लाइन में जाना पड़ता है, या जो भी बायोटेक्निक से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। कई बार आप में अच्छा टैलेंट तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, बट वही है, आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो पहले आप उसके इफ एंड बट्स देख लेना कि क्या आगे स्कोप है, क्या है, वो एक्सप्लोर करने के बाद ही इसके बारे में सोचना। ठीक है, क्लियर? जस्ट पढ़ा रही थी, एक ऑप्शन दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। इसीलिए ना ऐसा मत सोचो कि नहीं भाई नीट ही हमारे लिए तो सब कुछ है। यस, नीट आपके लिए बहुत कुछ है, पर नीट आपके लिए सब कुछ नहीं है बच्चों, है ना। सब कुछ तो आपकी प्यारी सी लाइफ है जो भगवान ने आपको दी है, आपको उसे ब्यूटीफुली जीना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। अब उसके दौरान आप जो भी आगे आगे तरक्की करते जाएं, जिस फील्ड में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, इट्स गुड, हमेशा उससे खुश रहें, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना RNAi मेथड क्या होता है। आई थिंक अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चों कि जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि टबैको की सेल में आपको जीन डालना है, तो वो जीन डालने के लिए कोई वेक्टर चाहिएगा आपको। अगर ट्रांसपोजोन्स डाल रहे हैं तो वेक्टर चाहिएगा आपको, तो वो वेक्टर की तरह किसको यूज़ करते हैं, टबैको एक डाइकॉट है। हमने पिछले वाले चैप्टर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का नाम पढ़ा था, जो कि एक पैथोजन है और उसको आप डिसआर्म करके अपने डिजायर्ड जीन को भेज सकते हो। तो एग्रोबैक्टीरियम इस टेक्निक में एज अ वेक्टर यूज होता है। अलग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जीन आप डाल रहे हो उसे आप बोलेंगे निमेटोड स्पेसिफिक जीन। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है बट बहुत कंफ्यूजिंग वे में है। ये आपको दोनों तरह के प्लांट दिखा दिए हैं। ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। इसमें पैथोजन का अटैक होने के बावजूद भी पैथोजन ग्रो नहीं कर पा रहा, प्लांट इज सेफ। ठीक है, डन। इसको नॉवेल मैकेनिज्म कहते हैं, RNAi मेथड को एक नॉवेल मैकेनिज्म कहते हैं। डन है क्या? तो अब आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रांसपोजोन्स को हमने कब यूज किया था, ये देखो। अब इन्होंने यहाँ पर RNA साइलेंसिंग नहीं दिया बल्कि जीन साइलेंसिंग दे दिया। क्या हम RNA साइलेंसिंग को जीन साइलेंसिंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपने RNA को साइलेंट किया है, वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा, तो एक तरह से जीन को भी तो साइलेंट कर दिया। तो यस, इट इज जीन साइलेंसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जैसे आप कई बार जीन्स ऐड करते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे आपने जीन्स को साइलेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखना, BT कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis BT इज रेजिस्टेंट टू। अगर आपने BT कॉटन में ये जीन डाल दिया है, क्राई जीन डाल दिया है, तो वो किसके लिए रेजिस्ट हो गई है बताओ? इन चारों में से किससे बच जाएगी वो? पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से। निमेटोड का यहाँ कोई रोल नहीं है, फंगल का कोई नहीं है। अच्छा, इंसेक्ट प्रेडेटर भी दिया है बच्चों। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट भी दे दिया और इंसेक्ट प्रेडेटर भी दे दिया। तो हम प्रेडेटर्स को थोड़ा ना रोक रहे हैं। प्रेडेटर तो वो होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाएं, या तो हम उसको रोक रहे हैं जो हमारे प्लांट को खा रहा है। प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट्स को कहते हैं पेस्ट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग से ऑप्शन सेट किए हैं यहाँ पर, 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन इन बॉलवर्म। क्यों होता है एक्टिव बताओ? अल्कलाइन pH ऑफ गट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, विच इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रू बताना है आपको। इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। गलत।
इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल। देखो यहाँ पे नाम भी आया हुआ है, हालांकि मैंने फुल लेक्चर में आपको बता रखा है इसीलिए कि जो जीन हमने यहाँ पर आइसोलेट किया था वो डेफोडिल नाम के एक प्लांट से करते हैं, और वो जीन क्या बनाता है, वो बीटा कैरोटीन बनाता है। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए डिराइव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, पेस्ट रेजिस्टेंस ये सब तो है नहीं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड। जीन की साइलेंसिंग किसके थ्रू की थी, यूजिंग, बताओ इसमें से क्या होगा, RNA। कैसा RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA। जो मेन चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि जो RNA से आपने साइलेंसिंग की वो RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA है। पैथोजन में जाकर उसकी अनजिपिंग हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड जो पैथोजन के mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री है वो उसके साथ जाके जुड़ जाता है या उसका क्लीवेज कर देता है, जिसकी वजह से इस mRNA की साइलेंसिंग हो गई और ये अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ टबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। बताओ भाई, तो बहुत आसान है, अभी पढ़ा। देखो कहाँ से छोटी सी चीज से क्वेश्चन आ जाता है और तुम दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हो। सब कुछ एनसीईआरटी से पूछेंगे, बस तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी की हर एक चीज को समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, तो तुम गलतियां नहीं करोगे बच्चों। Golden rice is a genetically modified crop where incorporated gene is meant for the synthesis of vitamin A. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, in BT cotton the BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to, same question अभी किया था हमने, क्यों कन्वर्ट होता है, because of the alkaline pH of the insect gut। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि आप पूरा पढ़ना, पता लगा अल्कलाइन पीएच 2 में लिखा है और आगे कुछ और चेंज कर दिया, तो आपको ढंग से पूरा ऑप्शन पढ़ के ही अपना आंसर देना है। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट, अच्छा ये देखो 2015 का क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टू, एक्चुअली में क्या है ना बच्चों, ये ग्लाइफोसेट ना एक तरह का हर्बिसाइड है। ठीक है, ये एक तरह का हर्बिसाइड है। पहले बहुत मतलब पहले जब इस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आते थे तब ये चीज़ हम पढ़ाते थे, बट लास्ट कुछ सालों में बिल्कुल नहीं आए। 14-15 तो तुम्हें पता है एक्सेप्शन है, उसमें पेपर आया था बाहर से, बट उसके बाद आप देखो कुछ भी बाहर से नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, हर्ब्स यानी वीड्स को किल करने के लिए बनाया गया। तो बट ऑब्वियस द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टू, तो वो क्यों, किसके लिए रेजिस्टेंट किया गया उनको, हर्बिसाइड्स के लिए, जिससे जब आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हो तो सिर्फ वीड्स ही किल हो, कहीं उनके साथ मेन क्रॉप किल ना हो जाए। तो मेन क्रॉप में आपने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, जिससे मेन क्रॉप पे ग्लाइफोसेट जो जहर है एक तरह का उसका असर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसे इंडिया में ग्रो किया गया है। वैसे हम तो बीटी कॉटन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हम तो इसे ही टिक करेंगे, बट फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी में एक बार देख लो बच्चों। एनसीईआरटी में लिखा है कि हमने बीटी से कई सारी क्रॉप्स अब तक बना ली हैं, जैसे कि कहाँ गया एग्जाम्पल, ये रहा, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सोयाबीन क्यों दिया, फिर यहाँ पर इन्होंने सोयाबीन भी दे दिया, ब्रिंजल भी दे दिया। ब्रिंजल तो चलो नहीं दे रखा हमें, मेज भी नहीं दे रखा है ना, बट सोयाबीन नहीं देना चाहिए था क्योंकि सोयाबीन तो ग्रो बना लिया गया है और वहाँ पे उन्होंने दे दिया। ठीक है, बट फिर भी अगर बीटी कॉटन दिया है तो हमें तो प्रायोरिटी बच्चों बीटी कॉटन को ही देना है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया है बीटी क्रॉप्स में वो है बीटी कॉटन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। होप इस तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस ना आए, इसका क्या जस्टिफिकेशन देते हैं एग्जामिनिंग अथॉरिटी ये वही जाने। नेक्स्ट क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। आरएनए इंटरफेरेंस में इसमें से क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, कर्नाटका 2013 के सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड आरएनए नहीं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। स्पेसिफिक एमआरएनए किसका है, निमेटोड का, पैथोजन का, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मतलब वही siRNA, यस ये बिल्कुल ठीक है। ये siRNA पैथोजन में जाकर उसकी स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग कर देता है। ठीक है, तो हमें वैसे ही हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या है, 2012, कंजप्शन ऑफ विच फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब विटामिन आपके कोर्स से हट गए हैं, वरना पहले जब विटामिन पढ़ाए जाते थे तो उसमें आता था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में उन लोगों को नहीं दिखता है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इस वजह से तो ये बोल रहा है कि सिंपली विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है उसको ट्रीट करना है तो आप गोल्डन राइस यूज़ कर लो। इनडायरेक्ट नॉलेज काम कर रही है यहाँ पर। इसमें एक फ्लेवर्ड सेवर टमाटो भी दिया है, इस पर भी अब क्वेश्चंस नहीं आते, पहले ये पढ़ाया जाता था, थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में।
फ्लेवर सेवर टमाटो की मतलब टमाटो का कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कि आप उसका फ्लेवर सेव करते हुए उसकी एज को बढ़ा दो, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दो। यू ऑल नो कि टमाटोज में रॉटन टेंडेंसी होती है, कुछ दिनों अगर उन्हें हम स्टोर करते हैं तो कुछ ही दिनों में टमाटोज खराब हो जाते हैं, ओवर राइपनिंग हो जाती है और सड़ जाते हैं, यूज़ के लायक नहीं रहते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, टमाटोज में एक्चुअली ये जो टमाटोज की राइपनिंग होती है ना, वो एक एंजाइम की वजह से होती है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज। आपको नाम वाम कुछ पूछेंगे नहीं, जस्ट वैसे ही बता रही हूँ। तो वो एंजाइम जितना ज़्यादा बनता है उतनी ही टमाटोज की राइपनिंग होती जाती है और टमाटो सड़ जाते हैं। तो क्या किया गया इस मेथड में, इसमें कोई जीन ऐड नहीं करना हमें टमाटो में, बल्कि हमें एक ऐसा मेथड करना है जिससे टमाटो में पॉलीगैलेक्टोरोनेज बनाने वाले जीन की साइलेंसिंग करनी है, उस जीन को साइलेंट कर देते हैं। तो अगर जीन साइलेंट हो गया तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा तो टमाटोज की ओवर राइपनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह जो टमाटो बनाया गया जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है, उसका फ्लेवर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसको नाम दिया गया फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, क्लियर है। कैनोला के बारे में मुझे नहीं पता, ये भी कोई ना कोई क्रॉप ही होगी। नेक्स्ट है 2012 का क्वेश्चन, टबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ निमेटोड। टबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ निमेटोड, समझ गए कौन सा निमेटोड, मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निटिया, हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। पहले तो आपने जीन ही इंट्रोड्यूस किया ना, निमेटोड स्पेसिफिक जीन दैट प्रोड्यूसेस, ये जीन क्या प्रोड्यूस करता है टबैको में, अभी बताया मैंने आपको, ये प्रोड्यूस करता है एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, दैट इज बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। डायरेक्टली नहीं दिया इन्होंने, सेंस एंड एंटीसेंस वर्ड दे दिया है, ये एनसीईआरटी में, ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखे हैं बच्चों, शायद सेकंड पैराग्राफ में लिखे होंगे यहाँ पर कहीं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये रहा सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, एग्जैक्टली लाइन पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2011 का, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस दैट इज आरएनए हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू, ये प्लांट किसके लिए रेजिस्टेंट है, निमेटोड के लिए। प्लीज आप इन दोनों को मिक्स मत कर देना। बीटी क्रॉप्स किसके लिए रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट्स के लिए। टबैको प्लांट किसके लिए रेजिस्टेंट है, निमेटोड के लिए। कौन सा निमेटोड, मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निटिया। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि बीटी को इंसेक्ट समझ लेते हैं, सोचते हैं कि प्लांट में जो रेजिस्टेंस आ रहा है जिस इंसेक्ट के खिलाफ आ रहा है वो बीटी है। बीटी इंसेक्ट नहीं है बच्चों, इंसेक्ट्स तो भी आपने देखे, बीटल्स हैं, कॉर्न बोरर है, कॉटन बॉलवर्म्स हैं। बीटी तो वो बैक्टीरिया है जो आपके लिए सोर्स का काम कर रहा है, जहाँ से आप क्राइजीन को निकालोगे फिर उसको प्लांट में डालोगे। तो बीटी इज नॉट द इंसेक्ट, बीटी इज द बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस आ रहा है नाम में ही। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों बायो में। लोग कहते हैं कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है, तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो शुरू से तो तुमने देखा होगा मिनिमम जगह होती है जहाँ पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि इसको रट लो। इवन नाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट छुपा होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। कुछ जगह होती है, ऐसा है एग्री, कि वहाँ पे कहीं कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता, अगर हमें पता है, याद है तो हम आंसर कर सकते हैं, वरना नहीं। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, चलिए। बैसिलस थुरिंजिएंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स which contain insecticidal protein, कौन सी प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन। दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करती है, बाइंड विद एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट ऑफ द इंसेक्ट, अल्टीमेटली किलिंग इट। यस, इट इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई। क्या बताना है बच्चों हमको, सही बताना है ना हमको। इट इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई, नहीं, सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग जीन क्राई मतलब क्राई के अलावा भी कई जीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं वो क्राई के ही टाइप्स हैं, तो ये गलत हो गया। It is activated by acidic pH. It does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin. इसलिए नहीं है कि वो बैक्टीरिया को नहीं मारती क्योंकि बैक्टीरिया के पास इस टॉक्सिन का रेजिस्टेंस है, वो इसलिए बैक्टीरिया को नहीं मारती क्योंकि अभी वो टॉक्सिन एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो प्रोटॉक्सिन स्टेज में है। दैट्स वाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स विच आर रेजिस्टेंट टू, जो हमने आरएनए साइलेंसिंग मेथड यूज किया है वो निमेटोड रेजिस्टेंस के लिए यूज किया है, मिक्स नहीं करना है। बीटी क्रॉप्स इंसेक्ट्स के लिए, टबैको निमेटोड के लिए। निमेटोड इंसेक्ट थोड़ी ना है, निमेटोड तो एनिमल किंगडम में आता है ना, इसके हेलमिंथीज। ठीक है, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, क्लियर, एनिमल किंगडम में ही आते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स भी, बट वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। ओके, ये इसके हेलमिंथीज फाइलम में आता है। The genetically modified brinjal in India has been developed for, फिर से वही पूछ लिया कि बीटी क्रॉप्स में किसका रेजिस्टेंस होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। बच्चों समझ में आ रही है आपको बात। नेक्स्ट, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर,
बीटी कॉटन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से बताओ? लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एफिड्स, नहीं, कॉटन को कॉटन बॉलवर्म्स के लिए रेजिस्टेंस देना है आपको, एफिड्स नाम उसमें आता है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। मीडियम यील्ड है, लॉन्ग फाइबर है, रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट है, तो बीटल भी नहीं। हाई यील्ड है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिन नहीं। हाई यील्ड है, रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स, यस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि इसको भी आप कर सकते हो कि वो प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन कर रही है, बट उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि उस टॉक्सिन से उसमें बॉलवर्म का रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि कॉटन पर अटैक करता है कॉटन बॉलवर्म, क्योंकि वो कॉटन बॉल्स को खा जाता है। ठीक है। कॉर्न वाले पेस्ट का नाम है कॉर्न बोरर, क्योंकि वो कॉर्न के प्लांट में छोटे छोटे छेद कर देता है बोरिंग की तरह, दैट्स वाई बोरर। ठीक है, हर चीज़ में उसका मीनिंग छुपा है बच्चों। An improved variety of transgenic basmati rice, 2010 का क्वेश्चन है, does not require chemical fertilizer, gives high yield and is rich in vitamin A, completely resistant to all insects, या give high yield but has no, तो इस हालांकि थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट वो जो विटामिन ए राइस है ना, गोल्डन राइस, वो बासमती राइस ही है एक तरह का, सो ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर। ये हो गई आपकी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। आई थिंक पूरा अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ आएगी तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम है अभी हमारे पास। अब आते हैं हम इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस पर, ख़त्म तो करना ही है, टाइम है चाहे नहीं है, आपको पूरा चैप्टर इसी सेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो मेडिकल एप्लीकेशन, अगर हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना, माइंड सेट होता है कि हाँ यार ये खत्म करके ही उठना है, तो फिर उसे खत्म करना इतना भारी नहीं पड़ता। बट आप ये सोच के बैठो कि यार अभी आधा पौन घंटे पढ़ लेते हैं फिर कुछ और करेंगे, तो आपको आधा पौन घंटा होते ही आपका ब्रेन कह देगा बस भाई हो गया, अब मेरा मन नहीं लग रहा। इसलिए हमेशा खुद को मेंटली प्रिपेयर करके 3 घंटे की सिटिंग तो एटलीस्ट दिया करो, जिससे तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो। चलिए, नाउ मेडिकल एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इसमें 3 एप्लीकेशन है। एक तो इंसुलिन, वेरी इजी, देन जीन थेरेपी जो एडीए एंजाइम है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज, उसकी डेफिशिएंसी के लिए यूज़ की गई, और डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं जिनसे हम बहुत अर्ली स्टेज पर डिजीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उसके थ्रू ही हमारा रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 2023 में, मेडिकल एप्लीकेशन से बाई चांस की बात है कि 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में नहीं आएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट? बताओ, डायग्नोस्टिक मेथड से ही आ गया भाई। डायग्नोस्टिक मेथड्स में तुम क्या पढ़ते हो बच्चों, कि जनरली जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, वो हैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यस और नो। जो ब्लड टेस्ट होता है उसी को सीरम टेस्ट बोलते हैं, ब्लड में से प्लाज्मा वाले पार्ट को निकाल लेते हैं तो उसको सीरम टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, सीरम याद है ना या भूल गए? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। यूरिन टेस्ट करते हैं, पर एक्चुअली ये जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं, जो कन्वेंशनल टेस्ट हैं, इनसे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इनसे हमें बहुत बाद में पता चलता था डिजीज़ के बारे में, है ना, और फिर उसकी एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उससे सही तो हो जाती है डिजीज़, बट थोड़ा बॉडी को डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए बायोटेक ने क्या किया, हमारे पास कुछ अर्ली डायग्नोस्टिक मेथड्स बनाए जिनमें आप उस पैथोजन के मॉलिक्यूल यानी डीएनए या आरएनए को डिटेक्ट कर लोगे अर्ली स्टेज पे ही, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, बट ऑब्वियस उसके लिए अगर आप कह रहे हो कि अर्ली स्टेज है, तो अर्ली स्टेज का में पैथोजन का नंबर कम होगा। तो अगर आपके पास कोई सैंपल है तो आपको उस सैंपल को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक सैंपल निकाल लिया, आपको डायग्नोस करना है कि यार ये पैथोजन है या नहीं, तो उसका जो भी डीएनए आरएनए है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डीएनए को पीसीआर से कर लो, और फिर आप इजीली उसमें आप डिटेक्ट कर लो, है ना। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक तो सबसे कॉमन आता है पीसीआर, सबसे कॉमन आता है पीसीआर, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अर्ली स्टेज पर चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हो, जैसे कि एचआईवी का डायग्नोसिस कर सकते हो, है ना, किसी का भी, है ना, नॉट ओनली एचआईवी, जैसे हाँ अभी कोविड में आरटीपीसीआर यूज़ किया था, तो जो भी डिजीजेज लेटर स्टेज पर ज़्यादा हार्मफुल है उनका अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी ईजी। ठीक है, दूसरा जो मेथड है यहाँ पर वो रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज़ करके होता है। लास्ट सेशन में भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। व्हाट इज प्रोब? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सिंपल। तो इसकी हेल्प से, प्रोब की हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है, किसी पैथोजन का है, हमारा है, कोई म्यूटेटेड डीएनए है, कुछ भी पता लगा सकते हो। तो इवन जो म्यूटेटेड जीन्स हैं, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, उनको भी अर्ली स्टेज पर आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा मेथड जो आप एड्स के लिए पीसीआर के अलावा एलिजा मेथड यूज़ करते हो ना, वो एलिजा मेथड भी बच्चों बायोटेक की ही देन है। एलिजा मेथड इज एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट।
जिसमें आप पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है उसमें जो भी HIV का एंटीजन है या तो उसका एंटीबॉडी से पता करते हो या एंटीबॉडी का एंटीजन की हेल्प से पता करते हो। तो एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे यानी टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड क्योंकि इस मेथड में हम एक एंजाइम को यूज़ करते हैं, इम्यूनो क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी है, सॉर्बेंट वो एक दूसरे के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इससे इसका नाम बना है एलिजा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारे हो गए आपके डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है कि विच टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो देखो PCR तो करती है, एलिजा भी करती है, RDNA से भी करोगे, सीरम एंड यूरिन टेस्ट से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, RDNA तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो RDNA से भी करोगे। इन जीन थेरेपी फॉर ADA डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स बिकॉज, समझो इसे पहले समझ लो। अगर हम मेडिकल की सेकेंड एप्लीकेशन पर जाएं, जीन थेरेपी पर जाएं, तो जीन थेरेपी में आपने पढ़ रखा है कि हमने मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हमें किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का बहुत अर्ली स्टेज पर पता चल जाए कि ये डिफेक्टिव जीन है इस बच्चे में, इस एम्ब्रियो में, और हम एक हमारे पास हर तरह के जीन्स की सीक्वेंसेस तो हैं ही, तो हम एक हेल्दी जीन को उसके सेल्स में डाल दें। तो एम्ब्रियो में तो अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना सेल्स का, जितनी अर्ली स्टेज पे करोगे उतना परमानेंट क्योर होगा। तो वो जो आपने जीन डाला है वो वाली सेल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करेंगी, एम्ब्रियो में बहुत सारी हो जाएंगी, और अब एम्ब्रियो में वो प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। भाई डिफेक्टिव जीन तो वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, बट आपने एक हेल्दी जीन डाल दिया, एक नॉर्मल सीक्वेंस डाल दी, तो वो प्रोडक्ट बनेगा, और जब वो बॉर्न होगा तो उसमें उसकी डेफिशिएंसी ही नहीं होगी। कोई भी डिसऑर्डर देख लो आप, जैसे सिकल सेल एनीमिया था तो उसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनता है ना, तो अगर आपने हेल्दी जीन डाल दिया तो अच्छा हीमोग्लोबिन बनने लग जाएगा। थैलेसीमिया देख लो, अल्फा बीटा चेन कम बन रही हैं, अब अच्छी ज़्यादा बनने लग जाएंगी। ADA डेफिशिएंसी है तो ADA बनाने वाला जीन डिफेक्टिव था, तो आपने एक नॉर्मल जीन डाल दिया तो ADA भी बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? पर इस टेक्निक के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इसकी कॉस्टिंग है, इसके लिए ज़रूरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अभी तक इंडिया में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी हर जगह जीन थेरेपी इतना इजीली नहीं होती है, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट यस ऐसी एक टेक्निक आ चुकी है और कई जगह पर इसको अप्लाई किया भी गया है। इसमें क्या करते हैं समझ में आ गया? डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर रहे हैं एक नॉर्मल जीन से। ठीक है, जितनी अर्ली स्टेज पर करोगे उतना अच्छा है। बर्थ के बाद भी कर सकते हैं, पर बर्थ के बाद एक लिमिटेशन आएगा। क्या लिमिटेशन आएगा देखो समझो, वही केस तुम्हें यहाँ पर समझाया है कि ADA डेफिशिएंसी, ADA क्या होता है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये एक एंजाइम है विच इज क्रूशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिखा हुआ है ये लाइन एग्जैक्टली, विच इज क्रूशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। याद है? लिम्फोसाइट्स ही भूल गए मैम हम तो, हैं? लिम्फोसाइट्स भूल गए क्या तुम लोग? लिखी होगी ये लाइन। लिम्फोसाइट्स हमारी BNT लिम्फोसाइट्स, जब वो मैच्योर होंगी तभी तो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी। हमारा पूरा इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स पर बेस्ड है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी लिम्फोसाइट्स पर बेस्ड है। बायोटेक के बाद हम ह्यूमन हेल्थ चैप्टर का ही रिवीजन करने वाले हैं, वहाँ दोबारा से आएगा। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं अगर ये मेच्योर ही नहीं होंगी, आपको पता है बनती बोन मैरो में है, मेच्योर कहाँ होती है? या तो बोन मैरो में या T है तो थाइमस में। अगर ये मेच्योर ही नहीं होंगी बच्चों तो बट ऑब्वियस उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। अगर किसी बच्चे में ये डिजीज़ है, ADA डेफिशिएंसी है, तो उसको जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये वर्ड लिख लेना, चाहे से ये वर्ड NCERT में नहीं दिया है बट इस वर्ड पे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं नीट में, बोर्ड्स में। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, उसको बहुत सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी होती है। ऐसे बच्चों को कई जगह पर, कई कंट्रीज़ में तो स्पेशल बबल्स बड़े बड़े होते हैं, उनमें रखा जाता है जिससे उन्हें ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे, वो बिल्कुल भी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते वरना वो मर जाएंगे। बहुत कॉस्टली होता है बट ऑब्वियस। ठीक है, तो अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो लिम्फोसाइट्स इमेच्योर होंगी और उसमें सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी होगी। अब इसके क्योर के क्या क्या तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि बोन मैरो की सेल्स ही तो बना रही हैं इनको। तो बोन मैरो में अगर आप हेल्दी बोन मैरो डाल दोगे तो बोन मैरो में वो होगा तो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स बनेंगी, लिम्फोसाइट के अंदर ADA बनाने वाला जीन होगा और वो मेच्योर भी हो जाएंगी। यस और नो? पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अपने लिमिटेशन है, डोनर मिले ना मिले, सर्जरी सक्सेसफुल रहे ना रहे। ठीक है, दूसरा एक तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हर कुछ दिनों में उस बच्चे को इस ADA एंजाइम के इंजेक्शंस दिए जाएं जिससे एटलीस्ट थोड़ी लिम्फोसाइट्स तो मैच्योर हो, थोड़ी इम्यूनिटी तो उसमें रहे, पर इसको भी बार बार करना पड़ेगा। और जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या है
तीसरा मेथड क्या है बच्चों, कहाँ गया, इसमें लिखा, एक लाइन लिखी है कि इन दोनों मेथड के लिए लिखी है कि बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव, क्योंकि वैसे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जनरली कंप्लीट क्योर हो जाता है। लाइन मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है एनसीईआरटी की, बट फिर भी इन्होंने लिखा है कि इन दोनों मेथड्स में क्योंकि लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए शायद इन्होंने इसको लिखा है कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है। ठीक है, तो जो तीसरा मेथड है वो है बच्चों जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से क्या, जीन थेरेपी में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो इसमें जो पेशेंट पे जीन थेरेपी की गई थी वो 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, 1990 में की गई थी ये। ठीक है, अब वो ऑलरेडी 4 साल की हो चुकी है, बट फिर भी इसमें इस मेथड को ट्राई किया गया उस पर फर्स्ट टाइम। उसके ब्लड से उसके थोड़ा सा ब्लड निकाला गया, ब्लड सैंपल लेना इज़ वेरी ईजी। उस ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को अलग किया गया, उन लिम्फोसाइट्स को कल्चर मीडियम में रख दिया जिससे वो लिविंग रहें, और उन लिम्फोसाइट्स को जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, उनमें हमने एडीए बनाने वाले जीन्स को इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट नहीं किया सॉरी, कैसे डाला, ट्रांसफर के लिए कोई वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे वेक्टर यूज हुआ था बच्चों रेट्रोवायरस। तुम्हें ध्यान हो तो इससे पहले वाले चैप्टर में एक पीवाईक्यू आया था कि एडीए मेथड में कौन सा वेक्टर यूज किया था, तो रेट्रोवायरस को यूज करके हमने लिम्फोसाइट्स में एडीए बनाने वाला जीन डाल दिया। और देखो रेट्रोवायरस को यूज किया है तो रेट्रोवायरस तो आरएनए भेजेगा, आप पहले रेट्रोवायरस को डिसार्म करो, फिर लिम्फोसाइट पे इन्फेक्शन कराओ, फिर आरएनए जाएगा, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनेगा और फिर वो जीन जाके अटैच होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसको cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, इसलिए लिखा है a functional ADA cDNA is introduced into these lymphocytes। ठीक है, क्लियर। अब ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, मैंने एक सेल पे नहीं किया, ये उस कल्चर मीडियम में प्रेजेंट सभी लिम्फोसाइट्स पर हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी। अब वो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें वापस पेशेंट के ब्लड में डाल दिया, ठीक है, और इन्फ्यूजन कर दिया, इसमें लिखा है सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, एंड अब उसमें क्या होगा, वो लिम्फोसाइट्स के पास एडीए है तो वो मैच्योर होंगी, कुछ समय पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बट क्या लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल हैं, या क्या लिम्फोसाइट्स डिवाइड करके नई लिम्फोसाइट्स बना सकती हैं? नहीं, लिम्फोसाइट्स बन रही हैं बोन मैरो में और ये लिम्फोसाइट्स कुछ दिनों में मर जाएंगी। तो क्योंकि ये इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल नहीं है, द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। आपको बार बार उस बच्ची का ब्लड सैंपल लेकर उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उन सेल्स को उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, या जो भी आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स बनाई हैं उनको किसी तरह से अगर पॉसिबल है तो उनको सेव करके रखना होगा, टाइमली बार बार उसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि अगर इस ट्रीटमेंट को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर देते, पता चल जाता, तो फिर ये शायद एक परमानेंट क्योर होता। समझ में आ गई क्या कहानी पूरी की पूरी? तो देख लो इसके क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है कि वाई पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स रिक्वायर। क्यों पीरियोडिक इन्फ्यूजन रिक्वायर है? क्योंकि ये है क्या, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं चलो। रेट्रोवायरल वेक्टर नहीं, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए एट एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं, ये पूछा ना, द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन बिकॉज लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट ये लास्ट में आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। सारे पॉइंट इस टेक्निक से रिलेटेड है और सही भी हैं, बट इस बात का रीजन सिर्फ यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसे भी ऑप्शंस आ जाते हैं, सारे स्टेटमेंट सही थे ना, सब इस टेक्निक से ही रिलेटेड थे ना, तो इसलिए अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो फिर उसका आंसर सही होगा, वरना वो सोचता रहेगा कि यार इसमें क्या टिक करें और क्या नहीं। 2022 का क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन पर आ गया, एक बार मुझे देख लेने दो इस पर कोई और क्वेश्चन है क्या, तो पहले हम उसी को कर लेते हैं। ठीक है, नहीं है, चलो आगे होगा तो देखेंगे। अब इंसुलिन पे भी आ जाओ। जो थर्ड मेडिकल एप्लीकेशन है वो है इंसुलिन की। इंसुलिन तो सबको पता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आजकल अवेलेबल है, जिसके बिना भाई पहले तो डायबिटीज़ के पेशेंट दवाई लेते हैं, वो दवाइयाँ अलग होती हैं बच्चों, वो दवाइयाँ तो कोशिश करती हैं कि इंसुलिन जो है ऑलरेडी बॉडी में उसी से काम करवाएं। इंसुलिन आपको पता है क्यों चाहिए, सेल्स पे ग्लूकोज की एंट्री के लिए होता है ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, बट वो ग्लूट खुलेगा कब, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर आकर अटैच होगा। एक साइड में रिसेप्टर भी लगा हुआ है, वहां पर जब इंसुलिन आएगा रिसेप्टर पे अटैच होगा तो सिग्नल मिलेंगे, ग्लूट चैनल्स खुलेंगे और वहां से ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा, ग्लूट 4 जो होते हैं मेनली। ठीक है, तो अगर किसी में इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता, सेल्स में को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसी को आप डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, एम फॉर मेलाइटस, एम फॉर मीठा। ठीक है, इंसिपिडस मत कर देना, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है। ओके,
तो यहाँ पर पहले क्या करते थे, पहले के टाइम में एनिमल्स को मारकर, स्लॉटर्ड एनिमल्स से पिग्स कैटल्स के पैनक्रियाज को निकालकर उनमें जितना भी इंसुलिन बना हुआ होता था, सोचो उसको हम निकालकर पेशेंट्स को इंजेक्ट करते थे। भाई हमारे ह्यूमंस का तो पर्पज़ ही है ना कि हमारे को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी स्पीशीज से हमें कोई मतलब नहीं है। बट दिस इज़ वेरी अनएथिकल कि आप अपने को बचाने के लिए एनिमल्स की स्लॉटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्लस इसमें एक चीज़ ये भी थी कि कुछ लोगों में इस इंसुलिन से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी क्योंकि ये एनिमल इंसुलिन था, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए हमें फैक्ट्री दे दी। क्या फैक्ट्री दे दी? शुरू से मैं आपको बायोटेक में इसी का एग्जाम्पल पढ़ाते आई हूँ कि हमने लेबोरेटरी में इस तरह के ई कोलाई बैक्टीरिया डेवलप कर लिए हैं विच आर इंसुलिन फैक्ट्री। हमने ई कोलाई को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है, जिसकी वजह से ई कोलाई के पास इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अगर ई कोलाई के पास इंसुलिन बनाने वाला जीन है तो आप सोचो इसके अंदर ही इंसुलिन बन रहा है, यानी ई कोलाई अब आपके लिए इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। अब आप जितना चाहे ई कोलाई को कल्चर करो, ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा और उससे जितना चाहे इंसुलिन प्रोड्यूस करके आप डायबिटिक पेशेंट्स को अवेलेबल करा सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ऐसा कैसे किया बच्चों? उसके लिए सबसे पहला अटेम्प्ट 1983 में हुआ था, एली लिली कंपनी ने किया था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। कंफ्यूज मत होना, एली लिली साइंटिस्ट का नाम नहीं है बल्कि एक कंपनी का नाम है, ठीक है। कोई भी छोटी सी चीज़ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो इन्होंने इस टेक्निक पर काम किया। पहले तो ये पता किया कि यार ह्यूमन सेल में इंसुलिन बनता कैसे है। तो आपको पता है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 3 चेन्स होती हैं, एक ए, बी एंड सी, जिसमें से तीनों चेन वाला जो इंसुलिन है, ध्यान रखना, वो प्रो इंसुलिन है बच्चों। प्रो यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है इंसुलिन की। हमारी ही बॉडी में जब पैनक्रियाज से ये बनता है तो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, और जब इसे एक्टिवेट होना होता है तो सी चेन ना अलग हो जाती है। डू रिमेंबर, फ्री चेन जो सी चेन है वो अलग हो जाती है। ए और बी अभी भी जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, आया हुआ है इनफैक्ट क्वेश्चन इस पर, ठीक है। तो ये जो ए और बी वाला इंसुलिन है, दिस इज अ मैच्योर इंसुलिन। तो इस कंपनी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार हम, और हाँ, जब इन्होंने देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि हमारी सेल में ना 3 अलग अलग जीन थे। एक जीन ए चेन बना रहा है, एक जीन बी चेन बना रहा है और एक जीन सी चेन बना रहा है। तो उन्होंने कहा हम सी चेन को बनाकर क्या करेंगे, हम प्रो इंसुलिन क्यों बनाए, हम तो सीधा मैच्योर इंसुलिन बना लेते हैं। तो सिर्फ उन्हीं 2 जीन्स को आइसोलेट किया जो ए और बी जीन बनाते हैं, मतलब ए और बी चेन बनाते हैं, और उन दोनों जीन्स को बैक्टीरिया में डालकर ए और बी चेन को बना लिया। अब ये जो ए और बी चेन्स हैं ये अभी आपस में जुड़ी हुई तो है नहीं, तो ई कोलाई से इन चेन्स को निकालकर, यहाँ पर लिखा है दीज चेन्स वर प्रोड्यूस सेपरेटली, then they are extracted and then combined by creating disulfide bonds to form mature human insulin, और फिर इस इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कमर्शियलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपको मैंने प्रोसेस बताया, इसमें किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, लेट्स चेक। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन, 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, ढंग से पढ़ना। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे इसमें। Which statement is correct about genetically engineered insulin? आपको सिर्फ वही स्टेटमेंट चूज करने हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही है, ठीक है। देखो, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्ड एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये स्टेटमेंट तो सही है, बट क्या ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए है? बिल्कुल नहीं। देन ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond. तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए ही है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, अगेन ये स्टेटमेंट सही है, बट ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए नहीं है, ये तो एनिमल इंसुलिन है, ठीक है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ये भी सही है, बट ये भी नॉर्मल इंसुलिन के लिए है। प्रो हार्मोन वाला कोई भी स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए नहीं होता, ठीक है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट अगेन ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो यहाँ पर सबको ही सही मान लिया होगा, बट अच्छी बात है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें सारे स्टेटमेंट्स दिए हों, है ना। तो शायद ध्यान गया हो कि हाँ यार स्टेटमेंट तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए है, तो ओनली बी बच्चों, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ वही स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के ऊपर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When gene targeting involved gene amplification is attempted in an individual's tissue
टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज। थोड़ा सा टफ, मतलब टिपिकल सी लैंग्वेज लिखिए, पर दोबारा पढ़ो क्या कहा है इसमें। व्हेन जीन टारगेटिंग involves gene amplification is attempted in an individual's tissue। अच्छा, ये बच्चों जीन थेरेपी की बात हो रही है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर आप एक ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए उस इंडिविजुअल में जीन का एम्प्लीफिकेशन चाहते हैं, यानी आपने एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया होगा और फिर उस जीन ने जाकर उस इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई किया होगा सेल्स के साथ साथ, जिससे वो जीन अपना प्रोडक्ट बना सके और वो केस ट्रीट हो जाए। तो दिस इज जीन थेरेपी। क्योंकि देखो बाकी कोई तो बैठ नहीं रहा, सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपायरेसी तो अभी आगे आएगा, ये इससे रिलेटेड है नहीं। डायग्नोस्टिक मेथड में आपको इंडिविजुअल में डालने की कोई व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टिंग इन एन इंडिविजुअल टू ट्रीट लिखा है। अगर लिखा होता टू डायग्नोस द डिजीज तो फिर मैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे भी जा सकती थी, क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी हम जीन एम्प्लीफिकेशन ही करते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि वो हम इंडिविजुअल में नहीं करते, इंडिविजुअल से सैंपल निकालकर उसका जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। बट ये तो सीधा सीधा जीन थेरेपी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी घुमा फिरा कर है इसमें लैंग्वेज, बट आपको पढ़नी आनी चाहिए। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer, अभी बताया था, by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA followed by its detection using autoradiography। because simply आपसे ये पूछा है कि क्यों हम इस टेक्निक को यूज करके कैंसर को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस ध्यान से देखना तुम, क्या ऑप्शंस हैं। लग नहीं रहा वैसे मुझे ये 2021 कोविड ईयर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे ना, इसके ऑप्शंस तुम तब समझ पाओगे जब तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। देखो सुनो, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये मतलब ये ह्यूमन सेल है, नॉर्मल सेल है ना, एक मिनट, ये एक ह्यूमन सेल है और इसके न्यूक्लियस में अभी मैं क्रोमोसोम्स को ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे सबकी सीक्वेंसेस पता है और मैंने सबकी सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोब्स बना रखे हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, अब सपोज करो ये तो एक नॉर्मल सेल की बात हो गई। अब मैं इसको एक म्यूटेटेड सेल मान लेती हूँ, सपोज इट इज अ म्यूटेटेड सेल, और इसमें कहीं इधर किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है, बट मुझे नहीं पता म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आई हैव टू डायग्नोस इट, है ना। तो मैं क्या करूंगी, इस सेल के डीएनए का आइसोलेशन हमने किया, उसको सेपरेट किया और फिर इसको सभी डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। इस टेक्निक में ऐसा ही करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम करते हैं ना, तो वहां पर दिया नहीं है ये स्टेप, बट ध्यान रखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी मैं तुम्हें रिवीजन के वक्त ऐड कराना भूल गई, पढ़ाते वक्त तो बताया था कि वो जो स्टेप्स लिख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, उसमें जब तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद वो जो एगारोस जेल की प्लेट होती है ना, उसको एक अल्कलाई में डुबोते हो। अल्कलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH KOH कुछ भी हो सकता है, उसमें उस प्लेट को डाल के रखने से क्या होता है, वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सब सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं बच्चों। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को आप नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करते हो सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू, और फिर उस नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को, नायलॉन मेम्ब्रेन को एक बैग में डालते हो जिसमें बहुत सारे प्रोब प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रोब जाके अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर चिपक जाते हैं, क्योंकि प्रोब भी सिंगल स्टैंडर्ड है, आपने नॉर्मल डीएनए को भी सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया और फिर आप ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि आपने इस सेल के डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगारोस जेल की प्लेट पर। अब आपने वही उसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करके आपने उसको एक प्रोब के बैग में डाल दिया। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि अगर ये एक मेम्ब्रेन है जिस पर बहुत सारे डीएनए के पीसेस अरेंज हैं, जो प्रोब्स मैं यूज कर रही हूँ वो नॉर्मल प्रोब्स हैं। नॉर्मल मतलब वो वाले प्रोब्स जो हमारे नॉर्मल डीएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब हर जगह प्रोब जाकर अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर म्यूटेटेड जीन है बच्चों, यहाँ पर म्यूटेटेड जीन है, तो क्या यहाँ पर प्रोब अटैच हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें क्या पता क्या म्यूटेशन है, क्या चेंज हुआ है, हमने ऐसा कोई प्रोब नहीं बना रखा, हमने नॉर्मल सीक्वेंसेस के प्रोब बना रखे हैं। ठीक है, अब जब मैं इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करूंगी तो हर चीज का इंप्रेशन दिखेगा, लेकिन जहां पर म्यूटेशन हुआ होगा उसका इंप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव प्रोब गया ही नहीं, और अगर रेडियो एक्टिव प्रोब नहीं है तो फिर रेडियो एक्टिविटी किसकी रिकॉर्ड करोगे तुम। ठीक है, यानी जो ऑटो रेडियोग्राफी के बाद जो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म होगी ना, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर म्यूटेटेड जीन विल अपीयर और नॉट अपीयर,
इट विल नॉट अपीयर। यही इंडिकेशन है, अगर सारे बैंड्स अपीयर हो रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में होने चाहिए तो ये सेल एक नॉर्मल सेल है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। बट अगर कहीं पर कोई सीक्वेंस मिसिंग है तो इसका मतलब उस क्रोमोसोम पर कोई ना कोई म्यूटेशन जीन में हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोब से अटैच नहीं हो पाया एंड वो आपको दिख नहीं रहा। सीधी सिंपल कहानी है। ये सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, कुछ नया नहीं बताया मैंने तुम्हें। ये रहा इस वाले पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में पूरी कहानी समझा दी है तुमको। ठीक है, तो बताओ मुझे। तो ये कह रहा है म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, क्यों? एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट। आधा स्टेटमेंट तो सही था बट बात का आधा गलत है। भाई वो अपीयर नहीं होगा क्योंकि प्रोब उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए अपीयर नहीं होगा। ठीक है, म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर, ये तो गलत हो गया। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर, ये भी गलत है। Mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it, no complementarity with it, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंसेस के प्रोब्स हैं ना कि म्यूटेटेड सीक्वेंसेस के। ठीक है, सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन 4। डन, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 2021 का क्वेश्चन है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following technique is very useful for early detection? तो early detection के लिए हमने ELISA टेक्निक पढ़ी है। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए स्ट्रैंड्स को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग की तरह नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी होता है। एक आरएनए के लिए होती है, एक प्रोटीन्स के लिए होती है। ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सदर्न किसी साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ी थी, फिर उसके रिदम में ही नदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग बन गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है। अगेन इसी साल का एक और क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है बच्चों आपको। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन। एक मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, यस नहीं होता। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बताना है, सिंपली बोल रहा है इंसुलिन के रेफरेंस में बताओ। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल नहीं। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो हमने बनाया है उसमें सी चेन नहीं होती, उसमें सिर्फ ए एंड बी चेन होती है। प्रो इंसुलिन में सी चेन होती है, यस। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यस। तो हमें करेक्ट बताने हैं, तो करेक्ट में है ए, सी एंड डी। प्लीज सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ने के बाद दोबारा देख लिया करो कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट। कभी कभार जल्दीबाजी में, एंजाइटी में भूल जाते हैं हम और गलत आंसर टिक कर देते हैं। हैबिट बनाओगे तो गलतियां कम होंगी। ठीक है, द एडीए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन टू, एडीए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा बच्चों? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसको कहते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बाकी सारी डिजीज याद है किसी को? एडिसन्स डिजीज हार्मोन वाले चैप्टर में एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी से होती है। नहीं याद आ रहा तो एनसीईआरटी खोल लेना। पार्किंसंस डिजीज एक्चुअली एज बढ़ने के साथ साथ न्यूरॉन्स डिजनरेट होते जाते हैं और उसकी वजह से होने वाली, एक तो भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर, एक होती है बॉडी में ना, आपने देखा होगा कई ओल्ड एज में लोगों की बॉडी में शिवरिंग होती रहती है, हाथ हमेशा ऐसे कांपते से रहते हैं, वो पार्किंसंस का ही एक सिम्टम है। ठीक है, ये सब एज बढ़ने के साथ होने वाले न्यूरॉन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते ना, डिजनरेट हो जाते हैं तो उनसे डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। ठीक है, जितना स्ट्रेस में रहोगे उतने डिसऑर्डर्स ज़्यादा होंगे। हमारे न्यूरॉन्स के डिजनरेट होने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। कई लोग तो ओल्ड एज तक भी बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो वो सब कुछ आपकी बॉडी में हर वक्त बच्चों वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसी मेंटल स्टेट में आप रहते हैं। फिजिकली आप कितने मतलब ठीक है, फिजिकली भी एक्सरसाइज योगा वगैरह करना चाहिए, बट वो सब करने के साथ साथ अगर आप मेंटली हमेशा स्ट्रेस में हैं, जो कि आजकल की जनरेशन है, चाहे वो तुम्हारी हो या हमारी हो, तो आपको उसके आउटकम्स बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा दुनिया में हैप्पीनेस पर, पॉजिटिविटी पर बातें हो रही है, क्योंकि लोग ये सब भूल गए हैं। सिर्फ अपने टारगेट्स हैं हमारी लाइफ में कि हमें ये अचीव करना है और हम पागलों की तरह उस टारगेट के पीछे पड़े हैं। येस, वी शुड हैव पैशन टू अचीव दैट, बट ऐसा नहीं है कि उसको आपने पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया कि नहीं मुझे तो ये मिला तो ही मैं खुश हूँ, वरना तो मैं खुश ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे, बड़े होगे जब। नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2020 का क्वेश्चन है। बीटी कॉटन को किससे मैच करूं? पैसिलस से। एडीए डेफिशिएंसी को जीन थेरेपी से। आरएनए इंटरफेरेंस सेल्यूलर डिफेंस का एक मेथड है। पीसीआर से एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एलिजा से भी कर सकते हैं, पीसीआर से भी कर सकते हैं।
ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है बच्चों तुमसे, इनकरेक्ट बताना है तुम्हें। In human, insulin is synthesized as proinsulin. The proinsulin has an extra peptide called C-peptide. The functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bonds, disulfide होते हैं. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. तो incorrect मिल गया ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl to treat ADA deficiency? That was gene therapy. The two polypeptide of human insulin are linked together by, देख रहे हो आप इंसुलिन पे कितने कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे इस चैप्टर का हर टॉपिक कॉमन है, क्योंकि चैप्टर छोटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो इंसुलिन है ना उसको ह्यूम्यूलिन भी कहते हैं, एंड ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट था जो मेडिकल में बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा अब तक तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए गए हैं, यहाँ पर एक नंबर भी लिखा है शायद तुम्हारी बुक में, ये रहा कि एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इन इंडिया, 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल, है ना। ये लाइन अब तक मॉडिफाई क्यों नहीं हुई, आई डोंट नो, कब से चली आ रही है, जब से एनसीईआरटी बनी है यही लाइन, अब तक तो ये नंबर होपफुली बढ़ ही गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, विच वैक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? देखो वही क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पे कि जीन थेरेपी में जो एडीए जीन थेरेपी थी उसमें वैक्टर कौन सा था? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें मैम हम। तो बच्चों एडिनो वायरस भी तो एक आरएनए वायरस है, ये भी एक रेट्रोवायरस है, नहीं याद रहे तो लिख लो वहां पर, बाकी तो कोई है ही नहीं ना वायरस, तुम वैसे ही कर सकते हो, तीनों तो वेक्टर्स हैं, कॉस्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है, बट ये तो बैक्टीरियल डीएनए है, वहां पे आपको पता है वायरस यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर, अभी पढ़ा हमने, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, 4-year-old गर्ल को दी गई थी, 4-year-old गर्ल को, एंड 1990 में दी गई थी। Which of the following is now being commercially produced by biotechnology procedure? commercially produce क्या किया है हमने? rDNA से इंसुलिन, ठीक है। बाकी सारे प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास, बट उन्हें हम प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। चलिए, ये हो गई आपकी मेडिकल एप्लीकेशंस पूरी। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिंपली इसमें आपको बताया है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हमने माइस बनाए हैं, और उसके अलावा हमने रेट्स तो वही हो गया माइस, रैबिट्स, पिग, शीप, काउ, फिश, इन सब पे भी ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ठीक है, क्लियर। इवन मंकीज़ भी हैं, अब तो ट्रांसजेनिक मंकीज़ भी हैं हमारे पास, ओके। क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है? उनकी 5 एप्लीकेशंस हैं। किसी भी जीन को स्टडी करने के लिए, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी वगैरह को। दूसरा, किसी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इसमें आपको नाम दे रखे हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी डिजीजेस को स्टडी किया गया है ट्रांसजेनिक मॉडल से। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रेसेसिव, याद है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और एल्जाइमर्स, सिंपली एज बढ़ने के साथ न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन से भूलने की जो बीमारी होती है, इस पर कई मूवीज़ भी बनी है, दैट इज़ एल्जाइमर। तो इन डिजीजेज, ये सब इनमें कोई सभी में जीन इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हमने कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए हैं बच्चों, जिससे उनके किसी प्रोडक्ट में हमारा मनचाहा प्रोडक्ट आ जाए। जैसे काऊ मिल्क हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट में किसी पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो हम काऊ में वो एंजाइम बनाने वाला जीन डाल दें, और काऊ के मिल्क में वो एंजाइम प्रेजेंट हो, अब उस मिल्क को कंज्यूम करने से उस पेशेंट की डेफिशिएंसी दूर हो जाए, उसको दवाइयाँ ना लेनी पड़े, काऊ मिल्क के थ्रू आप उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी वो थी रोजी काऊ, इसके नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा। 1997 में इसको बनाया गया था, एंड आपको पता है इसमें क्या होता है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। नॉर्मली काऊ मिल्क में काऊ प्रोटीन्स होंगे, बट एक ह्यूमन प्रोटीन होता है लैक्टैल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन, ये रहा अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन, ये ह्यूमन मिल्क में होता है, बट उसको बनाने वाले जीन को काऊ में डाला गया, और वो जो ट्रांसजेनिक काऊ रोजी थी उसके मिल्क में भी ये प्रेजेंट था। कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसको किसके लिए यूज़ किया गया? ह्यूमन बेबीज़। अगर किसी वजह से उन्हें मदर का मिल्क नहीं मिल रहा, तो ये वाला काऊ मिल्क देकर आप अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन अवेलेबल करा सकते हो। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, ये रहा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इसके एनिमल का नाम नहीं दिया, शायद मैंने तुम्हें लिखवाया तो था, ट्रांसजेनिक शीप थी या क्या थी, जिसमें जीन इंट्रोड्यूस करके हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को भी बना लिया।
ये कहाँ यूज होता है बच्चों, ये एम्फाइसीमा के लिए यूज होता है। एम्फाइसीमा याद है, एल्वियोलाई वॉल की जब डैमेज हो जाता है क्रॉनिक स्मोकर्स में या किसी इन्फेक्शन वगैरह में, तो उसको ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमें चाहिए था, वो हमने ट्रांसजेनिक शीप की मदद से प्रोड्यूस किया। मुझे जहाँ तक ध्यान है शीप मिल्क ही था इसमें, ठीक है, क्लियर। तो और भी इसमें लिखा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन सारी डिजीजेस के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। अटेम्प्ट आर बीइंग मेड, आई थिंक अब तक तो हो चुके होंगे। वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग करना है तो पहले एनिमल्स में ह्यूमन जैसे जीन्स डाल दो, सेंसिटिव जीन, फिर उन पे वैक्सीन देके देख लो कि वो वैक्सीन कितना सेफ है। किसी ड्रग का, केमिकल का सेफ्टी टेस्ट करना है, टॉक्सिसिटी टेस्ट करना है, तो वही क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर रहे हैं इनके लिए, हम उन एनिमल्स में ह्यूमन वाले जीन्स डाल रहे हैं, सेंसिटिव जीन्स, जो इन वैक्सीन और केमिकल से अफेक्ट हो सकते हैं, और फिर एनिमल्स में उनका इफेक्ट देख रहे हैं। फिर वहाँ अगर सेफ है, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो ह्यूमंस पे भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और फिर फाइनली उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करते हैं। तो देखें, वैसे आई डोंट थिंक इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए होंगे, फिर भी देख लेते हैं। 2024 में क्वेश्चन है मैच द कॉलम, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को एम्फाइसीमा के लिए, क्राई फर्स्ट एबी को, क्राई फर्स्ट एबी भी दे दिया और क्राई फर्स्ट एसी भी दे दिया। देखो अब तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा हमने कैसे बनाया था, फर्स्ट सेकंड, ए एंड देन बी सी एंड बी, ऐसे था ना, जिसमें से पहला वाला कॉर्न बोरर के लिए था, बाकी दोनों बॉलवर्म के लिए था, ऐसे था ना। तो क्राई फर्स्ट एबी तो हो गया कॉर्न बोरर के लिए और क्राई फर्स्ट एसी हो गया कॉटन बॉलवर्म के लिए, और ये हो गया एडीए डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड 2 में है, बी का फोर्थ ये रहा, सो ऑप्शन 3 डन। आगे बढ़ जाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखो सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन पर क्वेश्चन आया 2011 में, माइस, ठीक है। 2011 का एक और क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम, आपको बताना है किसमें मिस्टेक्स है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी, यहीं पे मिल गई मिस्टेक, काऊ थी बफेलो नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल से अगर आपको डीएनए को अलग करना है तो आपको उसमें एंजाइम्स ऐड करने हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, फर्स्ट स्टेप जो था प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए, फिर वो चिल्ड इथेनॉल डालना है, फिर आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज। तो फिर अब ये जो प्योर डीएनए है जिसको स्पूलिंग मेथड से आपने अलग किया है, उसे एक टेस्ट ट्यूब में रखकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करना है, तब वो अपने डीएनए पर कट लगाएंगे। तो दिस इज रॉन्ग बच्चों। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यस। Disarmed pathogen vector are used in transfer of rDNA into the host. rDNA into the host, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट गलत हैं तो इसे मुझे सही डालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये cDNA होना चाहिए, क्योंकि डिसआर्म पैथोजन वेक्टर में रेट्रोवायरस आ जाएगा और रेट्रोवायरस की हेल्प से आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को होस्ट में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये cDNA है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, ट्रांसफर ऑफ rDNA इनटू द होस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट ठीक है स्टेटमेंट तो सही है। तो गलत हो गए ए एंड बी, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, बताइए, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए क्लियरली लाइन लिखी है बच्चों, कहाँ गई, ये रहा, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, क्लियर लाइन है, ठीक है। सो ये सही है, दिस इज द करेक्ट वन। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीजेस के लिए नहीं, जेनेटिक डिजीजेस के लिए होता है ये। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क, नहीं, हाई प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस करती है वो। एनिमल्स लाइक बुल फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, एज दे हैव सुपर पावर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो फिर उनमें इंजेक्शंस वगैरह लगा के उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सब पे एक्सपेरिमेंट किए हैं ह्यूमंस ने, बस ह्यूमंस को अपने फ़ायदे के लिए आगे इनोवेशंस करना है। करो, अच्छी बात है, भगवान ने ब्रेन दिया है तो नो प्रॉब्लम, पर लेकिन थोड़ा एथिकल वे में होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमारी हर चीज़ से हर किसी को भी नुकसान हो रहा है, नेचर को नुकसान हो रहा है, अनएथिकल चीज़ें हम कर रहे हैं, एनिमल्स की पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर ये सब हो रहा है जो कि एग्जैक्टली आज प्रेजेंट में हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, तो फिर वी हैव टू थिंक, फिर हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि यार कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी तक की जनरेशन तो इस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है, बट होपफुली आप आगे जाकर इस चीज़ पर काम करेंगे और अर्थ को सुंदर अर्थ ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए
हमेशा अगली जनरेशन से ही तो एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों कि वो आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, एडवांसमेंट करो, बट ये ध्यान में रखते हुए कि उन एडवांसमेंट से नेचर को नुकसान ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आवर लाइफ इज कनेक्टेड विद नेचर। इसे आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक पर, दैट इज एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच हमने बना ली, बायोटेक बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम यूज़ भी कर रहे हैं इसकी, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक एथिकल इश्यूज उससे रिलेटेड हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें सारे इनोवेशंस करने हैं। तो इसके लिए इंडिया में GEAC काम करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो ये ध्यान रखती है कि जितनी भी GM रिसर्च है उनकी वैलिडिटी क्या होगी, उनकी सेफ्टी क्या रहेगी, इस पर ये काम करती है। ठीक है, क्लियर। या तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे, या तुम्हें यहाँ पर बायोपायरेसी के बारे में समझाया है। व्हाट इज बायोपायरेसी? पायरेसी का मतलब धोखाधड़ी, बोलते हैं ना पायरेटेड DVDs, पायरेटेड मूवीज, तो पायरेसी यानी धोखाधड़ी। तो व्हाट इज बायोपायरेसी? बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं या जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कई सारे जो गरीब देश हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके रिसोर्सेज को खुद के नाम पे पेटेंट करा लेते हैं, बिना उनसे परमिशन लिए, बिना उन्हें कोई कंपनसेशन दिए, उनके प्रोडक्ट को चुपचाप अपने नाम पर करवा लेते हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं कि जहां जिस प्रोडक्ट को उन्होंने खुद के नाम पे पेटेंट करा लिया, अब उस प्रोडक्ट को उस जगह के नेटिव लोग भी यूज नहीं कर सकते। जिस पैसे पर, जिस कॉस्ट पर MNCs उसको बेचेंगी, उसी पर उनको वो खरीदना पड़ेगा, अपने यहाँ उगने वाला प्रोडक्ट भी वो यूज नहीं कर सकते। सोचो, तो दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, ये होना चाहिए misuse of bioresources by MNCs and other organization without proper authorization, किससे? From the countries and people concerned, यानी native people, without compensatory payment। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, अगर समझ आ गई है तो दिक्कत नहीं होगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक बायोपायरेसी का एग्जाम्पल दिया जो हमारे ही इंडिया में हुआ था। उसके बाद हम थोड़े सजग हुए, अवेयर हुए, हमने भी लॉ वगैरह बनाए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बासमती राइस का एक केस है कि 1997 में अमेरिकन कंपनी US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उस कंपनी का नाम है US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इस कंपनी ने हमारी ही एक बासमती राइस की वैरायटी को खुद के नाम पे पेटेंट करा लिया। डायरेक्टली नहीं कराया, हालांकि उसमें थोड़ा सा ये कर दिया था कि इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करवा लिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और फिर बोल दिया कि ये तो अब हमारा है, अगर आपको भी ये वाला बासमती राइस खरीदना है तो आप हमारे प्राइजेस पे ही खरीदोगे, हमसे ही खरीदोगे, और कोई नहीं बेच सकता। बासमती राइस बहुत तरह के होते हैं बच्चों, ये उनमें से एक वैरायटी की बात है, लिख रहा 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमतीज आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम राइस की बात करें तो 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया आर अवेलेबल। क्लियर? ठीक है, लिखा है देखो, डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतने तरह के राइस हैं हमारे इंडिया में। डन, एरोमा के लिए, फ्लेवर के लिए बासमती राइस को जाना जाता है। ठीक है, फिर बाद में हमें समझ में आया, वरना हमारा जो टर्मरिक है, नीम है, इनसे बनने वाली कई हर्बल मेडिसिन को वो अपने नाम पर पेटेंट करा लेते अगर हम नहीं। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। ठीक है, और उसके लिए हमने कई सारे लॉ वगैरह बना रखे हैं, तो उसका एक नाम दे रखा है यहाँ इंडियन पेटेंट बिल, है ना, कि इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली 2nd अमेंडमेंट किया है इस बिल में, दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स। ये करेक्शन किया है, देखो ओल्ड NCERT में यहाँ पे ऑफ नहीं था तो लाइन को कनेक्ट करने में दिक्कत आती थी। इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। ठीक है, देखिए बायोपायरेसी पे क्या क्वेश्चन है। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, though such varieties have been present in India for a long time, this is related to बासमती राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट, इसी साल में एक और क्वेश्चन आया है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। हाँ, ये अप्रूवल का, इस पे भी था बच्चों एक कॉन्ट्राडिक्शन कि एक्चुअली में ये अप्रेजल कमेटी है या अप्रूवल कमेटी है। ठीक है, कोई नहीं, तुम तो वही देखना। अभी फाइनल एडिशन में क्या लिखा है, अभी भी उन्होंने अप्रूवल कमेटी लिखा है, तो तुम तो अप्रूवल कमेटी फिर करके चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2018 में एक और क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है 2018 में, क्या सारे क्वेश्चन बायोपायरेसी से आ गए क्या? 3 के 3 क्वेश्चन, ये गड़बड़ काम है। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय MNC विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पीपल इज सिंपली बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्या है, विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी। अभी देखा तुमने, वही GEAC। ज़्यादातर टाइम GEAC पे क्वेश्चन आ रहे हैं। लो भाई, ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म।
ये हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा फुल फ्लैश रिवीजन। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स भी हमने कर लिए और आज के सेशन में हमने एप्लीकेशंस कर ली। आई थिंक जिसने भी बच्चे ने ये दोनों सेशंस को अच्छे से तसल्ली से बैठ के समझा होगा, साथ में मेरे क्वेश्चंस किए होंगे, अब नीट का एग्ज़ाम बहुत पास है, इतनी जल्दी तो तुम नहीं भूलोगे चीज़ों को, तो तुम्हारे बायोटेक के जो भी 7, 8, 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट में वो डेफिनेटली सही होंगे। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो पुराने हो गए प्लीज़ उन्हें पढ़ते रहना, स्पेशली डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है। अब नीट का एग्ज़ाम पास ही है, या तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लो या एनसीईआरटी में जो मेन चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी हैं उनको टाइमली देखते रहो। ठीक है, और बाकी तो इस समय अभी आप एटलीस्ट 30 अप्रैल तक तो बच्चों मॉक टेस्ट दो, ऐसा नहीं है अभी टेस्ट देना बंद मत करो, फिर लास्ट के 3-4 दिन मत देना, क्योंकि फिर टेस्ट दे के थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है बच्चों को, मार्क्स कम आते हैं तो, है ना। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, क्या होगा फ्यूचर में, इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस जितना भी अच्छा हो सकता है वो और डाउन हो जाएगा। तुम तो बस ये सोचना कि हमने हमारी मेहनत की है, अब उसको दिखाने का टाइम है, परफॉर्म करने का टाइम है, तो हमें जाकर पेपर अटेम्प्ट करके आना है, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ये हमेशा यकीन रखो मन में कि जो भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बस मन में हमेशा सच्चाई रखनी है कि हम हमारे एफर्ट सच्चे दिल से कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा बायोटेक तो कंप्लीट हो गया, बट अब हम इसके बाद इकोलॉजी है, बट इफ़ यू रिमेंबर मैंने 2 चैप्टर्स छोड़ दिए थे, ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों चैप्टर्स के PYQs करेंगे, देन लास्ट में इकोलॉजी लेंगे। ओके, पढ़ते रहो अच्छे से, अपनी मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।